फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट को लगता था कि जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं एज सिंगल इंडिविजिबल यूनिट्स, जैसे कि बीट्स नहीं है, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, दे पास इंटेक्ट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये आइडिया जो था वो आपके पास चेंज हुआ था विद द वर्क ऑफ मेंडलियन इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल के लॉज भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस तरीके से ये ट्रेड्स जो हैं ऑब्जर्व होते हैं इन रियल ऑर्गेनिजम्स, राइट। इन रियल वर्ल्ड में क्या होता है। जो मेजर क्वेश्चन था जो हमारे दिमाग में था वो क्या था, वाई डू सम ट्रेड्स ऑलवेज अपेयर टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग while others are inherited independently, राइट। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेड्स हैं जो कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में बिल्कुल सेम होते हैं, और कुछ ट्रेड होते हैं जो कि टोटली डिफरेंट होते हैं। The answer led to one of the most important discoveries in genetics. Genes are physically located on chromosomes and their position matters a lot. इस आइडिया से हमारे पास जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस आया। जीन लिंकेज क्या है कि जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं टुगेदर, राइट। वो उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। और जो क्रॉसिंग ओवर है वो प्रोसेस है जो कि उन जो जो दो जीन्स मौजूद हैं उन दोनों को जो लिंकेज है, जो फिजिकल लिंकेज है, उसको ब्रेक करता है। दैट्स क्रॉसिंग ओवर, जो कि मियोसिस में होती है। ये वो पॉइंट था जब जेनेटिक्स जो है वो आपके पास इनहेरिटेंस के रूल से निकल कर फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस जो कि हैपन हो रहे हैं इनसाइड ड्यूरिंग मियोसिस, उस पर उसने फोकस किया, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव इन दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ एमडी कैट। पहले लेक्चर में हमने सारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने जितनी सारी डिटेल हम कर सकते थे हमने की। इन दिस लेक्चर वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और हम आज करेंगे जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। और इन अदर वर्ड वी आर मूव दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कुछ एक्सेप्शंस थे ना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हम उन सब की डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग ओवर विद द डेफिनेशन ऑफ जीन। जीन क्या है हमारे पास। जीन को नाम जो मेंडल ने दिया था वो क्या नाम दिया था, एलिमेंटन का, राइट। बाकी तो जॉनसन साहब आए थे, उन्होंने जाकर जो है नीचे आपके पास ज़रूर, या दिस इज़ सर जॉनसन, इन्होंने जो है आपके पास नाम दिया था उसको जीन। तो जीन क्या है आपके पास, जीन एक सेगमेंट है डीएनए का, और डीएनए क्या है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट्स इट। तो जीन आखिर में ऐसी क्या हुई, इट्स अ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम डिटेल से एक एक चीज़ उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोविंशियल बुक, राइट। और जीन क्या करती है हमारे पास, कोई कोड करती है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि आपके पास उसकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, राइट। जीन इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स आपके पास जेनेटिक मेकअप को बनाती हैं। अब वो जेनेटिक मेकअप तो हमें नज़र तो नहीं आ रहा ना, मैंने अपने क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो आज तक नहीं देखी, राइट। लेकिन मुझे पता है कि वो जीन्स मौजूद हैं। क्यों, कैसे पता है मुझे, क्योंकि उस जीन की वजह से जो प्रोटीन्स मिल रही हैं, एक जीन है वो मेरे पास कैरेटिन प्रोटीन को बना रही है, वो कैरेटिन प्रोटीन मेरे पास हेयर और नेल्स को बना रही है, और हेयर और नेल्स मेरे पास के मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इनको बनाने वाली जीन भी मेरी बॉडी में मौजूद है और काम कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन। इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, दैट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको बताने के लिए कि आप कॉज को नहीं देख रहे, आप इसके इफ़ेक्ट को देख रहे हो। और कॉज क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिजिकली देख नहीं सकते, लेकिन आपको क्योंकि उसका इफ़ेक्ट है, इसका मतलब उसका कॉज लाजमी होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था, आपने बम्बार्डमेंट की थी अल्फा रेज की, राइट, ऑन द गोल्ड लीफ, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने देखा था कि कुछ रेज जो हैं डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, और मेजोरिटी जो हैं वो आपके पास क्रॉस कर रही हैं। अब उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को देखा था, नहीं देखा था। उनको पता था कि भाई एटम में न्यूक्लियस है,
नहीं पता था। उनको पता था कि एटम जो है मेजॉरिटी एम्प्टी स्पेस है, नहीं पता था। लेकिन उन्होंने इफेक्ट को देखा कि हाँ रेज, क्योंकि अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, और अगर वो डिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं, दिस मीन्स वो जिससे डिफ्लेक्ट हो रही हैं या फिर तो जो वहाँ पे जो सेंटर है वो लाजमी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, एंड इट शुड बी हाईली पॉजिटिव, क्योंकि अल्फ़ा +2 चार्ज है उसके पास, तो हाईली पॉजिटिव होगा तभी वो डिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। एम आई राइट? तो उन्होंने कह दिया था कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन द एटम्स, और ज़्यादातर क्योंकि रेज पास कर रही हैं, दिस मीन्स मेजोरिटी ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दैट्स द थिंग। उन्होंने एटम को देखा नहीं, राइट लेकिन उन्होंने ये एटम का स्ट्रक्चर बना के दे दिया। दैट्स इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन, एंड द सेम रूल अप्लाइज टू हायर साइकोलॉजिकल आंसर्स, क्वेश्चंस को आंसर करने में। फॉर एग्जांपल, जो एक मेजर क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी लिखा है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप गॉड को देख नहीं सकते, दैट्स क्वेश्चन, राइट? आप गॉड को देख नहीं सकते फिजिकली, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह है या नहीं है, राइट? हमें पता लगेगा फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स, खुदा है या नहीं है। हम देखेंगे कि क्या इस कायनात में निज़ाम है, क्या इस कायनात में आपको खुदा के आसार नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, राइट? क्या इफ़ेक्ट मौजूद है कि नहीं है? अगर इफ़ेक्ट मौजूद है तो कॉज लाजमी होगा। दैट्स इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन, एंड दिस हेल्प्स, और ये आपके पास हम हमेशा अप्लाई करते हैं इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है? बट आई डोंट नो वाई जब हम ये हायर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, हायर इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम इसको क्यों जो है इग्नोर कर देते हैं, आई डोंट नो वाई। खैर, तो उन्होंने फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज़ द इफेक्ट, और जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज सिंपली जो हम आपके जो बॉडी की फॉर्म है जो आप देख रहे हो, जीनोटाइप इज जो उसको कंट्रोल कर रहा है, इस तरह से जो है कर लें। और जीन्स कहाँ पे मौजूद हैं? पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, इसको लोकस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है एक पॉइंट जीन्स के हवाले से ही, जीन्स जो हैं आपके पास जंपिंग जीन्स, या इसको ट्रांसपोसम्स भी कहते हैं, ये वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जो कि मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकस टू अनदर विद इन द जीनोम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बल्कि हम ना इसको क्रॉसिंग ओवर में जब करेंगे ना डिस्कस, तब आपको पता लगेगा, क्योंकि आपको जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइक जंपिंग जीन्स क्या है, कि आपके पास डीएनए सीक्वेंसेस जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है विद इन द जीनोम, राइट? और अगर ये पोजीशन चेंज हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर भी तो ऑलमोस्ट नहीं है ना। क्रॉसिंग ओवर में भी आपके पास जो डीएनए सेगमेंट है वो स्वैप होता है, राइट? सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड द दिस जंपिंग जीन्स, ठीक है? और इसकी वजह से क्या वेरिएशन आती है, नहीं आती, क्यों मूव हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम आगे जाके करते हैं। बट ये याद रख लेना कि अगर अच्छा, अब एक जीन जो है निकल कर, ये क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर एक जीन अपने लोकस से निकल कर दूसरे लोकस पे गया है, राइट? तो वो इंटर वहाँ पे जो जहाँ पर वो गया है, ठीक है, उन उस नई पोजीशन पे जो जीन्स मौजूद है उनके साथ उनको इंटरप्ट करेगा, राइट? और जो नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसमें म्यूटेशन लेकर आएगा, एक्सेट्रा, राइट? तो ये अभी तक ये याद रख लो, जंप जीन्स क्या होती हैं, उनको ट्रांसपोसम्स भी कहते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम क्रॉसिंग ओवर और इन दोनों में डिफरेंस जब कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ जॉनसन जो अगर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, और योर जीन पूल कुड श्योर यू सम क्लोरीन। अगर आपको ये, इफ़ यू आर बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट और आपको ये मीम समझ आई है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इट्स नॉट अ रोस्ट, ठीक है, लेकिन आई आई फाउंड इट फनी, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ जीन लिंकेज? जीन लिंकेज जो कि वो वाली जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम में मौजूद हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। लेट मी जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ये देखो, अब ये दिस इज़ अ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम पे ये आपके पास जेनेटिक मेकअप है उसका, राइट? दिस इज़ द डीएनए स्टैंड। डबल स्टैंडर्ड होता है ऑफ कोर्स, मैंने सिंगल स्टैंडर्ड बनाया। ये डीएनए स्टैंड है, और डीएनए स्टैंड में आपके पास क्या है? आपके पास पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियो
टाइड्स का, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो है, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं, इन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में फिजिकल एक बॉन्ड होता है, एम आई राइट? हमने उसको डिस्कस किया था, वो फिजिकल बॉन्ड कौन सा है? दैट फिजिकल बॉन्ड इज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, राइट? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो कि हमारे पास फिजिकली लिंक कर रहा है दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में एक दूसरे के साथ। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपके पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन को बनाता है ऑफ डीएनए, राइट? ये हमने डिस्कस कर दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जो आपके पास बैकबोन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस बट बैकबोन जो होती है वो आपके पास हाइड्रोफिलिक होती है, एम आई राइट? और ये किसके दौरान में बनता है? चीज़ों को रिवाइज करो, थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर, डीऑक्सी राइबोज ऑफ कोर्स, और फिफ्थ कार्बन पर जो फॉस्फेट है, राइट, फिफ्थ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उन दोनों के दौरान में बनता है और आपके पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाता है, राइट? सो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दिस इज द लिंकेज दैट कनेक्ट्स वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। और यही है जो कि आपके पास अब पूरे क्रोमोसोम पे ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मौजूद होगी, राइट? पूरे के पूरे क्रोमोसोम में ये लिंकेज मौजूद होगी ना। और पूरे इसी लिंकेज की वजह से आपके पास जीन्स जो हैं आपके पास, जो क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगी, वो इनहेरिटेड होंगी, क्या? हमेशा एक साथ, एम आई राइट? तो जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन्स, ठीक है? और जो फिजिकल बॉन्ड है, जो फिजिकल लिंकेज है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लिंक जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मीनिंग से मेंडलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को ये फॉलो नहीं करते। मेंडल ने क्या कहा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपके पास जो जीन्स मौजूद हैं वो आपके पास सेपरेट होती हैं, राइट? और जो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग में जो सेल्स बनते हैं या गेमीट्स बनती हैं, उनमें जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं फ्रॉम, एक जीन दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करती, दूसरे के इनहेरिटेंस पैटर्न को इफ़ेक्ट नहीं करती, राइट? ये आपके पास मतलब कि एपिस्टाइसिस वगैरह नहीं होती। ये अब ये क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अब मेंडल का लॉ तो ये ख़राब हो गया ना यहाँ पे। मेंडल ने तो पहला काम ही ये कहा था कि जीन्स असॉर्ट होंगी इंडिपेंडेंटली, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, राइट? अब ये लिंक जीन्स हैं वो एक साथ एक ग्रुप में जो है इनहेरिटेंस होती हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो ये मेंडल का लॉ डिसअपे हो गया। और जिसकी वजह से आपके पास जो सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपके पास कनेक्टेड होती, इनहेरिटेड होती हैं टुगेदर। जैसे कि फॉर हेयर कलर एंड फॉर जीन फॉर आई कलर आपस में एक साथ जो है इनहेरिट होगी, ठीक है? उन दोनों में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। और क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगी तो क्या होगा? जो पेरेंटल और जो ऑफस्प्रिंग जो ट्रेड्स हैं, लाइक बिकॉज ऑफ व्हेन द जीन्स आर लिंक्ड, ठीक है, दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ इनहेरिटेड होंगी, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शो करेगा, एम राइट? मतलब कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे वाला मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया आपके साथ किया है कि क्योंकि अब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग आपस में सादी ज़ुबान में ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ज़्यादा ट्रेड एक दूसरे में सिमिलर हैं, ठीक है? हाइट फादर की और बेटे की, दोनों की, या बेटे की ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट इक्वल है, स्किन कलर ठीक है, एक दूसरे के बराबर है, आवाज़ एक एक तरह की है, ठीक है? आपके पास आंखों, आई कलर, पीपल कलर जो है दोनों का सेम है, हेयर एक जैसे हैं। तो दोनों में जो है ट्रेड्स आपस में डिफरेंट नहीं है, सिमिलर हैं ज़्यादा। इसका मतलब जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं। और कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी तब आपके पास नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और उसकी वजह से आपके पास जो ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट इज देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, ऑटोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे लिंकेज हो रही होगी, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगी वो आपस में एक साथ इनहेरिटेड होंगी, राइट? तो उसको कह देंगे सेक्स लिंकेज, जो कि प्रेजेंट होंगी सेक्स क्रोमोसोम, मीनिंग टू से द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कौन से हैं वो आपके पास? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। और ऑटोसोमल अगर वो ऑटोसोम्स में मौजूद होंगी, ऑटोसोम्स कौन से हैं? दी 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं आपके पास इन
ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, वो आपके पास नॉन सेक्स क्रोमोसोम जिनको आप कहते हो, जिनको आप ऑटोसोम्स कहते हो, उनमें जो जीन लिंकेज होगी उसको आप कह दोगे ऑटोसोमल लिंकेज. Now, what is the difference between crossing over and linkage, and what is the difference between crossing over and transposon या jumping genes? जब जीन्स लिंक जीन्स जो है ना आपके पास इनहेरिटेड होती हैं टुगेदर, ठीक है, और ये जीन लिंकेज को ख़त्म कौन करता है, या सादी जुबान में तोड़ता कौन है, वो आपके पास क्रॉसिंग ओवर तोड़ती है, ठीक है. और क्रॉसिंग ओवर कब होती है आपके पास? इन मियोसिस. मियोसिस में भी किस में? मियोसिस के प्रोफेज 1 में. जितनी ज़्यादा ये अब ना अपने जहन में ये नोट कर लेना, जितनी ज़्यादा जीन्स आपस में क्लोज़र होंगी उतना ज़्यादा लिंकेज जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा. मतलब कि ये देखो, क्योंकि देखो ना, मैंने आपको कहा कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, फिजिकल लिंकेज है. जितनी ज़्यादा ये आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया, जितना ज़्यादा ये बॉन्ड बड़ा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आसानी से ब्रेक हो सकेगा, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि क्रॉसिंग ओवर हो. राइट. अच्छा, अब ये देखो, जो लिखे रिलेशन आपने लिखना है वो ये लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, क्रॉसिंग ओवर चांसेस, एंड जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, आपके पास जीन लिंकेज कम होगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, उतना कम जीन लिंकेज, ठीक है, उतना कम जीन लिंकेज के बाद उतने ज़्यादा वेरिएशंस, जितने ज़्यादा वेरिएशन उतने ज़्यादा एवोल्यूशन, उतने ज़्यादा एवोल्यूशन के चांसेस. राइट. तो ये आपने जो है अपने ये रिलेशन आपने हमेशा याद रखना है. एमसीक्यूज कोई भी आ सकता है कि दो जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं, बताओ एवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है? आप ज़्यादा है, ज़्यादा है. बताओ वेरिएशन आएगी कि नहीं आएगी? आपने कहा है ज़रूर आएगी. आप बताओ कि क्या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है? ज़रूर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं. राइट. तो ये इस तरीके से आपने जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है. तो the closer the genes, the stronger linkage. The further the genes are, the higher the chances of separation. And what is crossing over? Crossing over is the exchange of genetic material, मतलब के DNA material, meaning to say nucleotide material, between the non-sister chromatid और homologous chromosomes. अब homologous chromosomes क्या होते हैं, non-sister chromatids क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ in another in a separate lecture. उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर या स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, या फिर तो एक मिनट लिखने दो कि स्क्रीनशॉट मैंने शो करना है. स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा, आप वहाँ से जो है देख लेना आपको कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं. राइट. तो क्रोमेटिड्स क्या हैं, क्रोमोजोम्स आखिर में क्या हैं, ठीक है, और क्रोमाटिड्स क्या हैं आपके पास, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको जब समझ आ जाएंगी तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं तो आपको हेल्प करेगी, आगे आगे एमबीबीएस में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एमबीबीएस में भी कोई आपको नहीं बताएगा कि ये क्या है. इसलिए अभी तक अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर लो, ठीक है. मैं लिंक शेयर कर दूंगा या स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप वहाँ वो वाला लेक्चर जो है वो पर्टिकुलर लेक्चर का वो पोर्शन लाजमी देख लेना. नाउ क्रॉसिंग ओवर क्योंकि आ गई है, तो क्रॉसिंग ओवर आपके पास उसको समझने के लिए हमें मियोसिस को पहले करना पड़ेगा, ठीक है. तो मियोसिस को अभी हम करने जा रहे हैं, नॉट इन डिटेल, ठीक है, बस ओवरव्यू करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि मियोसिस में आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर आखिरकार है क्या. तो मियोसिस आपको पता है कि रिडक्शन डिवीजन है. रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है? रिडक्शन डिवीजन का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना है. ये बात याद रख लेनी है, रिडक्शन मींस क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना है. नॉन रिडक्शन क्या है, आपके पास माइटोसिस है एंड मियोसिस 2 इज ऑल्सो नॉन रिडक्शन डिवीजन. क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है इन मियोसिस 2 एंड इन रिडक्शन डिवीजन. होता क्या है, फ़र्क क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. मियोसिस 1, तो मियोसिस मेल और फीमेल में आपको पता ही है. मियोसिस की बात कर रहे हैं तो अगेन गमीटोजेनेसिस तो आपके पास आएगी. मियोसिस में आपके पास ये मियोसिस का जो होता है आपके पास जो गमीटोजेनेसिस होती है उसमें oogenesis होती हैं आपके पास. मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. ऑफ कोर्स वो
उसमें प्रोसेस में कि oogenesis में होता क्या है आपके पास, मियोसिस एंड साइटो सेल मेच्योर होते हैं, अगेन सेम प्रोसेस विद मेल्स, और फीमेल में आपके पास उसके नतीजे में 2 ओवम बनते हैं, राइट। 2 ओवम भी नहीं बनते, आपके पास एक ओवम बनता है, ठीक है। और 3 जो है आपके पास 3 सेल बॉडीज बनती हैं, जबकि मेल में आपके पास एक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से 4 स्पर्म्स बनते हैं, राइट। तो एफिशिएंसी और स्पर्मेटोजेनेसिस इज मोर एज कम्पेयर टू oogenesis, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकते हो, कोई रीज़न पूछे तो आप ये रीज़न बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मियोसिस 1 को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सपोज दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है कि एक क्रोमोसोम आया है फादर से, एक आया मदर से। दिस क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल दिस इज पेरेंटल एंड दिस इज फर्टर्नल, ठीक है। दिस क्रोमोसोम इज मटर्नल, मतलब कि मदर से आया है, एंड दिस इज पेरेंटल, मतलब कि आपके फादर से आया। इसको सही लिख लें, या ये 2 क्रोमोसोम्स हैं आपके पास। अच्छा, अब ऑफ कोर्स ये आपके पास इंटरफेस में तो होंगे, और इंटरफेस आपने सेल साइकिल में पढ़ा है कि आपके पास इंटरफेस के डिफरेंट फेजेस होते हैं। G1 है आपके पास, S फेज़ है, G2 है, फिर आपके पास माइटोसिस और मियोसिस, और G0 फेज़ भी है एक आपके पास। खैर वो हम डिटेल में वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास वो टॉपिक ही नहीं है। हमने बस ओवरव्यू देखना है कि क्रॉसिंग ओवर आखिरकार है क्या। तो आपको पता है कि जब इंटरफेज में जब वो है ना G1 फेज़ में, लेट्स से, ठीक है, या G1 फेज़ में भी इंटर होने वाला है, तब इसके पास 2n क्रोमोसोम है। मतलब कि 2n का मतलब क्या है, n है मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड, उसको आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो आपके 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन में बात हो रही है। और 2n है, ये सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए जो है ना, आपने याद रख लेना है। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड n कैपिटल N इज फॉर नंबर ऑफ डीएनए स्टैंड्स। ये एक आपके पास क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम है, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम है आपके पास। अब ये ये एक डीएनए स्टैंड है इसके पास, और ये इसके बाद एक ये डीएनए स्टैंड है, एक ये डीएनए स्टैंड है। तो इसके पास एक डीएनए स्टैंड है, मैं एक 1n लिखूंगा। इसके बाद 2 डीएनए स्टैंड है, इसके बाद 2n लिखूंगा। लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक क्रोमोसोम है, दिस इज ऑल्सो 1 क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 1 क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। ये डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं है, या 2 क्रोमोसोम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हम काउंट कर रहे होते हैं फ्रॉम द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो कि पॉइंट जो कि आपके पास ये कनेक्ट कर रहा है इन दोनों स्टैंड्स को आपस में, दी ये सेंट्रोमियर जो है, ये अगर एक है तो एक क्रोमोसोम है। लेकिन हुआ क्या है कि ये डीएनए स्टैंड ने क्या किया है, ये डीएनए स्टैंड ने एस फेज में, ये वाला डीएनए स्टैंड जो है ये वाला, इस डीएनए स्टैंड ने एक्स फेज में आकर ऑफ इंटरफेज में आपस में डुप्लीकेट किया है और अपना जैसा एक और डीएनए स्टैंड बना लिया है। लेकिन क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम एक ही है, इसलिए इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। सिस्टर क्रोमाटिड्स एक जैसे। अब ये फॉर एग्जांपल था मटर्नल का, मटर्नल क्रोमोसोम की बात हो रही है। अब पेरेंटल की यहाँ पे देख लो, पेरेंटल में आपके पास ये क्रोमोसोम था, इसका एक डीएनए स्टैंड था, इसने एस फेज में डुप्लीकेट हुआ, ये 2 स्टैंड बन गए, राइट। मतलब कि 2 कैपिटल एन, 2 कैपिटल एन, ये मैं इस तरह से लिखता हूँ, 2 कैपिटल एन, दिस इज दैट वाज 1 एन। एक स्टैंड था, यहाँ 2 स्टैंड है। अच्छा, अब ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, एम आई राइट। लेकिन ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों? क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स है ना, क्योंकि ये देखो, ये एक सेंट्रोमियर है, ये दो सेंट्रोमियर है, ये दूसरा सेंट्रोमियर है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों का डीएनए स्टैंड 100% सिमिलर है, और इन दोनों का भी जो आपस का डीएनए स्टैंड है वो सिमिलर है। लेकिन इसका डीएनए स्टैंड पैटर्नल क्रोमोसोम का और मटर्नल क्रोमोसोम का जो डीएनए स्टैंड है वो टोटली डिफरेंट है। दैट इज नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पोर्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, तो ये एस फेज में एंटर होता है, डीएनए डिवाइड होता है और बन जाता है 4n। 4n 4n किस तरह से, ये देखो आपके पास ये डिवाइड हुआ ना, ये डिवाइड होगा 2n इसका,
2n फ्रॉम पैटर्नल और 2n फ्रॉम मटर्नल, तो आपके पास टोटल कितने डीएनए स्ट्रैंड बन गए? 4, तो 4n हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास फिर आपके पास मियोसिस में आता है, और मियोसिस में एंटर होने के बाद प्रोफेज 1 है आपके पास, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ मियोसिस। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस में प्रोफेज 1 में आपके पास क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर अप होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में वो पेयर अप नहीं होते। ठीक है, माइटोसिस में आपके पास वो पेयर अप नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो ये क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछ ले कि वाई इन माइटोसिस दिस माइटोसिस इज नॉट अ रिडक्शन डिवीजन, तो हमने बता देना कि वो पेयर अप नहीं होते, और जिसकी वजह से पेयर अप नहीं होंगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होते? देयर इज़ ऑफ कोर्स ह्यूज मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, और मेटाबॉलिक रीज़न, ठीक है, जो कि आप आगे जाके पढ़ लोगे, बट अभी अपने जहन में यही चीज़ जो है बिठा लो। अच्छा, अब पेयर अप होने के बाद क्या होता है? पेयर अप होने के बाद साइनेप्सिस बनते हैं। यहाँ पर मैं ना 2 वर्ड लिख रहा हूँ, ये दोनों वर्ड आपने मुझे बताना है। एक है साइनेप्सिस, एक वर्ड है साइनेप्सिस। बताओ, अब वो क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे कह लो कि न्यूरो जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज। अब वो ऑप्शन में अल्फ़ा दे दे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दे, वो बीटा में कह दे साइनैप्स, चार्ली में वो ये बीटा में वो अल्फ़ा ऑप्शन दे दे, चार्ली में वो ये वाला ऑप्शन दे दे, डेल्टा में नन ऑफ दीज या बोथ बी एंड सी दे दे, आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे चार्ली, बिकॉज ये ई वाला जो है दैट इज़ दी न्यूरो जंक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन, जिसको हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया है। साइनेप्सिस आपके पास केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में होते हैं, सारी की सारी चीज़ डिस्कस की है। और साइनेप्सिस आई वाला वो है जब क्रोमोसोम आपस में पेयर अप होते हैं तो उनकी बाइंडिंग होती है। ठीक है, और बाइंडिंग की वजह से आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है एट सम पोजीशन, जिसको कहते हो आप कैस्माटा। तो साइनैप्स क्या है? आई वाले की बात कर रहा हूँ। वो प्रोसेस है जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आते हैं टुगेदर एंड दे अलाइन, एंड this process of coming together of homologous chromosomes and aligning tightly with one another, this is called आपके पास synapses। ठीक है, और इस साइनेप्सिस की वजह से आपके पास एक बाईवैलेंट टेट्रेड बनता है। ये टेट्रेड है ना, ये दिस स्ट्रक्चर आपने वर्ड पढ़ा होगा जरूर एफएससी में। टेट्रेड, टेट्रेड का क्या मतलब है? टेट्रेड का मतलब है 4 क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड्स आपस में टुगेदर है, 1 2 दिस वन 3 एंड 4, 4 क्रोमेटिड्स टेट्रेड बन जाता है बिकॉज ऑफ साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस दिस इज द पेयरिंग प्रोसेस। अब उसके बाद कैस्मेटा क्या है? कैस्मेटा इज द क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स ड्यूरिंग साइनेप्सिस, जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। जो विजिबल पॉइंट होते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है दैट इज कैस्मा। ठीक है, और जो प्रोसेस है उसको कहते हैं आप कैस्माटा। ठीक है, तो मतलब कि होता क्या है, क्रोमेटिड्स ब्रेक होते हैं और रीजॉइन होते हैं दोबारा से। क्या मतलब? ये आपस में ये देखो, अब ये यहाँ पे देख लो, इसका कलर मैं डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो ये हो गया। अब ये फॉर एग्जांपल ये इस क्रोमोसोम का ये वाला पोर्शन टूटा और वो दूसरे क्रोमोसोम पे आ गया, मतलब कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। फॉर एग्जांपल वो था, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था, पैटर्नल था, फादर साइड से आया था, और फादर साइड वाले क्रोमोसोम का पोर्शन टूटा और वो मटर्नल क्रोमोसोम पे चला गया। ठीक है, नॉन सिस्टर अपने दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे चला गया ऑफ द अदर क्रोमोसोम। दैट ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कैस्माटा। और जो पॉइंट्स पे हो रहा है, ये पॉइंट्स पे हो रहा है ना, इन पॉइंट्स पे, दैट इज कॉल्ड आपके पास कैस्मा, विजिबल पॉइंट जहाँ पे आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हो गया, तो ये आपने याद रखना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ दे नो दैट वी आर होमोलोग्स। ठीक है, उनको कैसे पता है कि यार ये आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना आपके पास, राइट, 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है और समझ लो दैट्स
this that's chromosome number 1 of your genotype and that is chromosome number 3 of your genotype, let's say. अब क्रोमोसोम नंबर 1 का जो होमोलॉग है वो क्रोमोसोम नंबर 1 ही होगा, वो वाला क्रोमोसोम जो कि दूसरे सेक्स से आया है। फॉर एग्जांपल अगर ये मटरनल साइड से आया है तो पेरेंटल साइड का जो क्रोमोसोम होगा वो इसका होमोलॉग होगा। एम राइट? होमोलॉग क्या होता है कि वो वाले पॉइंट, वो वाले दो क्रोमोसोम जिसमें पॉइंट भी सेम हो। फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है आई कलर की जीन, ये आई कलर की जीन की जो लोकस है वो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन सेम होगी उसी जीन की लोकस अपने दूसरे होमोलॉग पे। यहाँ पे भी कौन सी आई कलर की जीन होगी? आई कलर की। लोकस उस जीन का सेम रहेगा। ये वाले क्रोमोसोम कौन से होते हैं? होमोलॉग। अब क्रोमोसोम को क्या पता कि यार मैं अपने होमोलॉग के साथ खड़ा हूँ या मैं किसी और क्रोमोसोम के साथ खड़ा हूँ, क्या मैं चीट कर रहा हूँ कि मैं नहीं चीट कर रहा हूँ? उसको क्या पता? उसको कैसे पता? बिकॉज दे हैव सेम जीन ऑन सेम लोकस। या फिर तो मैं सादी ज़ुबान में कहूँ तो क्रोमोसोम लड़ते नहीं हैं। क्रोमोसोम में आपस में जो बाइंडिंग है, या क्रोमोसोम चीट नहीं करते, क्रोमोसोम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार ठीक है, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। हाँ, एक दूसरे के लिए जीते हैं मरते हैं कि एक दूसरे के साथ ही पेयरिंग करनी है, वरना दूसरे किसी क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग नहीं करनी। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो उसके बाद वाई डज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस अकर नॉट इन माइटोसिस? तो इसकी रीज़निंग ये है कि जो मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जो कि आपके पास इसको इस पेयरिंग को इस साइनेप्सिस के प्रोसेस को करवाता है वो आपके पास माइटोसिस में नहीं होता, ठीक है, जो कि मैं रीज़न दे चुका था। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं इन सेंटेंसेस में इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये बनाया था। अब उसके बाद प्रोफेज के बाद आपके पास मेटा, अच्छा प्रोफेज के भी कौन से आपके पास स्टेजेस होते हैं? प्रोफेज के भी आपके पास 4 फेज हैं, राइट? इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। आपके पास सबसे 5 स्टेजेस हैं, सॉरी। आपके पास लेप्टोटीन, लेप्टोटीन फेज में क्या होता है? आपके पास क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपस में थिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके पास बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपके पास होता है जाइगोटीन, जाइगोटीन फेज जिसमें साइनेप्सिस का प्रोसेस बिगन होता है। तो साइनेप्सिस कहाँ पर हो रही है? आपके पास जाइगोटीन पेयरिंग जो है स्टार्ट हो गई है। उसके बाद क्या होता है आपके पास? पचेटीन, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, जिसमें आपके पास असल में क्रॉसिंग ओवर जहां पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके पास डिप्लोटीन फेज, ठीक है। और डिप्लोटीन फेज में आपके पास कैस्मा अभी भी बना हुआ है, कैस्मेटा, जहाँ जो पॉइंट आपस में क्रोमोसोम आपस में कनेक्टेड हैं अभी भी, वो फिजिकल कनेक्शन अभी भी है। और फिर आपके पास लास्ट होता है डायकेनेसिस, जिसमें वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गए। अच्छा थोड़ा सा रिलेट करें तो आपके पास हमने ये पढ़ा था कि भी इन oogenesis आपके पास जो ओवम है वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो है अरेस्ट हो जाता है, और वो अरेस्ट रहता है टिल प्यूबर्टी, ठीक है। हमने ये रिप्रोडक्शन में oogenesis में हमने डिस्कस किया था। तो प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में वो अरेस्ट हुआ था? वो हुआ था डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। और वो क्यों हुआ था ये मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि डिप्लोटीन फेज में यही होना क्यों ज़रूरी है, वाई नॉट इन 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 लेप्टोटीन, इन जाइगोटीन, इन पचिटीन एक्सेट्रा। तो मीनिंग टू से अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोफेज 1 एक फीटस है फीमेल का जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ, ठीक है, उसका मियोसिस 1 का कौन सा स्टेज होगा जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होगा? तो आपने बताना है प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन फेज या लेट प्रोफेज 1 वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट है फ्रॉम द टिल द बर्थ टू फ्रॉम द बर्थ टिल द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ये रेस्ट खत्म होता है और आपके पास ओवुलेशन जब होती है तो ओवुलेशन में आपके पास जो ऊ साइड होता है वो रेस्टेड होता है इन मेटाफेज 2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने रिलेट करनी है ना। फिर मेटाफेज 1 होता है ऑफकोर्स आपके पास बायोवेलेंट जो पेयर्ड है। अब आपके पास बायोवेलेंट बन गया ना, बायोवेलेंट में आपके पास जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप होते हैं, जो ईच बायोवेलेंट जो कि दो मतलब कि क्रोमाटिड्स हैं आपके पास, दो होमोलोग के दो सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट सेल्स में, राइट, डिफरेंट पोल्स में, दो पोल्स में आपस में सेपरेट हो गए। फिर एनाफेज में आपके पास क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं तो फिर मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, ऑफ कोर्स सेग्रीगेशन होती है इन दोनों की,
और सेग्रीगेशन के बाद अगर क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अब हुई है तो आपके पास रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोग होगी, आपके पास टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद आपके पास दो सेपरेट सेल्स आपके पास बन जाएंगे। ठीक है। पोलर बॉडीज़ क्या होती हैं? पोलर बॉडीज़ तो अगेन रिप्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ, और क्यों बनती हैं पोलर बॉडीज़ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बस यहाँ पर जो है हमने ये बस पढ़ना था क्रॉसिंग ओवर को, और साइनेप्सिस क्या होते हैं, कैस्मा क्या होता है, ये सारे डिटेल मैंने इसकी उसकी वही मेन टॉपिक था, बाकी मैंने जिसके पर डिटेल नहीं की। तो मियोसिस, फिर उसके बाद मियोसिस टू होती है ऑफ कोर्स, और आपके पास ये दो सेल बने हैं, मियोसिस टू में एंटर होंगे तो आपके पास चार आखिर में जो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है। और इनके पास वन क्रोमोसोम है तो वन है, वन एन, और एक डीएनए का स्टैंड है हर किसी के पास अब, क्योंकि मियोसिस टू वन में आपके पास ये यहाँ पर आपके पास वन एन होते हैं दोनों के पास, लेकिन टू एन है यहाँ पर क्योंकि दो स्टैंड है डीएनए के। मियोसिस टू में आपके पास, मियोसिस टू में क्या होता है, ये जो दो स्टैंड है डीएनए के ये आपस में सेपरेट होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मतलब कि डीएनए काउंट हाफ होता है बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। डीएनए काउंट हाफ होने का क्या मतलब है कि सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो जाता है। ठीक है। ये अगेन मार्वल इन्फिनिटी वॉर वॉज द मोस्ट एम्बिशियस क्रॉस ओवर इन हिस्ट्री, जबकि बायोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि सबसे जो खतरनाक क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पर होता है। ठीक है। और राइट, तो ये आपके पास क्रॉसिंग ओवर हमने सारे डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग जिसके बारे में भाई हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पे है ना, हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं। सबसे पहले कलर यूज़ करने, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोसम्स एंड क्रॉसिंग ओवर? ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अच्छा, सबसे पहले तो ट्रांसपोसम या जंपिंग जीन्स ये दो तरह की होती है। नंबर वन होती है, ये अगेन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स एक्स्ट्रा। पहली होती है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट मतलब कि आपके पास डीएनए सेगमेंट एक जगह से कट होता है और दूसरे पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। एक एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो सकता है, विद इन अ क्रोमोसोम हो सकता है, डिफरेंट क्रोमोसोम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एक ही क्रोमोसोम में होता है। ठीक है। तो कट एंड पेस्ट, एक तरह से डीएनए सेगमेंट टूटा और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट हो गया, ऑन सेम क्रोमोसोम और ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम डिपेंड करता है। और दूसरा कॉपी एंड पेस्ट, ये दूसरा होता है। डीएनए कॉपी होता है इनटू आरएनए, और आरएनए फिर बैक कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। रिवर्स क्या है? इसके पीछे रिवर्स आरएनए से डीएनए बनाना। तो डीएनए कॉपी होता है इनटू आरएनए, और आरएनए बैक कन्वर्ट हो जाता है इनटू डीएनए, और ये कॉपी जो है इंसर्ट होती है इनटू समवेयर एल्स। ठीक है। सेम क्रोमोसोम में हो सकती है, लाइक डिफरेंट क्रोमोसोम में हो सकती है, वट तो ट्रांसपोसम क्या है कि मोबाइल डीएनए के एलिमेंट्स, मोबाइल डीएनए के एलिमेंट्स, इसको मैं अगर डिफाइन करूं, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स दैट मूव इंडिपेंडेंटली, खुद ब खुद, इनसाइड द जीनोम, एक ही जीनोम के अंदर, दूसरे जीनोम में नहीं, अपने ही जीनोम के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि यही हमें समझाने में हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ याद रख लिया। अब क्योंकि अगेन इसमें ना इंजाइम भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना, खुद ब खुद ही तो हो रहे हैं लेकिन इंजाइम भी तो इन्वॉल्व होंगे। तो इंजाइम आपके पास डिफरेंट होते हैं, आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, आपके पास ट्रांसपोसेजेस इंजाइम हो गए, ट्रांसपोजेजेस इंजाइम्स होंगे। ठीक है, जो एक सेल ड्रिवन जेनेटिक मैकेनिज्म है। ठीक है, डायरेक्ट सेलुलर डिसीजन नहीं है ये, सेल्फ ड्रिवन जेनेटिक मैकेनिज्म है, नॉट अ सेलुलर डिसीजन। सेल डिसाइड नहीं करता, दैट्स, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। ये क्यों मूव करते हैं? ठीक है, क्यों मूव करते हैं? देर इज लाइक नो पर्पज इन कॉन्शियस सेंस। ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन इसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। मतलब कि आप ये सोचो ना, क्या जीन्स जो है खुद ब खुद ही मूव हो रही हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्यों एंड वाई?
सबसे पहले बात तो इसको एवोल्यूशन के तरह से हेल्प किया जाए तो नंबर वन इज सेल्फिश डीएनए बिहेवियर। पहला बात सेल्फिश डीएनए बिहेवियर। ट्रांसपोसम जो है आपके पास, इसको सेल्फिश डीएनए एलिमेंट्स भी कहते हैं, सेल्फिश डीएनए डीएनए जेनेटिक जीन्स भी कहते हैं। ये एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वो रेप्लिकेट करती हैं अपने आप को और वो अपना सर्वाइवल इंक्रीज करना चाहती हैं एक एक जीनोम में। तो पहली रीज़न जो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो है सेल्फिश डीएनए बिहेवियर। मतलब कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो जीन है ना, फॉर एग्जांपल एक जीन है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अपने आप को, वो क्या करती है, अपना अपनी अपनी मौजूदगी उस पर्टिकुलर जीनोम में ज़्यादा करने के लिए मूव होती है, कि वो सबको बताती है कि भाई मैं मौजूद हूँ इस जीनोम में, मैं जीन इस जीनोम में मौजूद हूँ और मैं रहूँगी, मैं नहीं जाने वाली, ठीक है, मैं ढीठ हूँ, मैं ढीठ हड्डी हूँ, ठीक है। तो वो अपने आप को दिखाती है, ठीक है, कि भाई आई एम एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो वो किस तरह से, बाय रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स, बाय इंक्रीजिंग देयर ओन सर्वाइवल इन द जीनोम, दैट इज सेल्फिश डीएनए बिहेवियर, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एक रीज़न है जो हो सकती है। दूसरी अगेन आपके पास रीज़न हो सकती है एक्सीडेंटल एक्टिविटी हो सकती है। डीएनए जो है आप कोई एंजाइम आया और कंडीशन ऑप्टिमम थी तो डीएनए का सेगमेंट जो है चेंज हो गया, उसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली, दैट्स दैट कैन बी अनदर अनदर रिस्पॉन्स, लॉजिकल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्यों ये आपके पास जंपिंग हो रही है ऑफ द जीएनए। बट इसका स्पेसिफिक आंसर अभी तक हमें भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये हार्मफुल है या यूज़फुल है। देखो ये दोनों हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है, यूज़फुल भी हो सकती है। हार्मफुल हो सकती है, हार्मफुल किस तरह से होगी, क्योंकि ये कॉपी हो रही है कहीं और जाके इसने अब पेस्ट होना है, तो ये डिस्टर्ब कर देगी उस जीन्स को, ठीक है। म्यूटेशन लेके आ सकती है, डिजीज़ लेके आ सकती है, डीस्टेबलाइज कर सकती है जीनोम को। लेकिन ये बेनिफिशियल भी है, लुक्रेटिव भी है इस हिसाब से कि ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी बनाएगी, ठीक है, एवोल्यूशन को ड्राइव करेगी, जीन एक्सप्रेशन जो है आपके पास वो ज़्यादा होगी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वाली ये पॉइंट तो आपके पास क्लियर हो गया ना ट्रांसपोसम्स के अकॉर्डिंग। नाउ इसके बाद व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जंपिंग जीन्स एंड क्रॉसिंग ओवर देन। देखो, क्रॉसिंग ओवर इज प्लान्ड एक्सचेंज, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है, इक्वल स्वैपिंग होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्वैप होता है विद इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए ऑन द corresponding non-sister homologue, equal swapping, and it's organized, it's part of a reproductive phenomena, whereas the jumping genes are self-moving DNA. It's random insertion, not organized, not corresponding, not coordinated, and it can be disruptive, ठीक है, it can be very dangerous। तो जो की आइडिया है ना, क्रॉसिंग ओवर एक ऑर्गेनाइज्ड फिनोमेना है जो कि रिक्वायर्स दैट रिक्वायर्स पेयरिंग, दैट रिक्वायर्ड इक्वल एक्सचेंज एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब कि अगर वो पोर्शन जो है वो मटरनल से पेरेंटल गया तो पेरेंटल से मैटरनल भी आ सकता है, इट्स रेसिप्रोकल, रिवर्स हो सकता है। जबकि जंपिंग जीन्स दैट आर नॉन रेसिप्रोकल, एक बार बस हो गया और पीछे बैकवर्ड नहीं जा सकता, ठीक है, वो कभी भी हो सकता है, इट्स रैंडम, इट्स नॉट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अच्छा, दैट्स द मेन डिफरेंस। और लेकिन दोनों ही आपके पास ऑफ कोर्स वेरिएशन लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और वो वेरिएशन आपके पास यूजफुल भी हो सकती हैं एंड इट कैन बी हार्मफुल। अच्छा, अब इन दोनों में ना एक और चीज़ जो है ना, जो जंपिंग जिम से रिलेटेड जो कि आपको कंफ्यूज शायद कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि होमोलोग क्या होते हैं, दीज टू आर होमोलोग। हम कहते हैं कि भाई वो क्रोमोसोम जिसमें आपके पास सेम जो जीन्स हैं उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, मतलब कि अगर इस पोजीशन में एक जीन ए है इस लोकस पे, तो दूसरे होमोलोग में भी इसी पोजीशन पे वही सेम जीन होगी। अब जीन क्या है, जीन आर बेसिकली द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। जीन इज बेसिकली अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अब वो सीक्वेंस में से अगर कोई
डीएनए सेगमेंट, मीनिंग से कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का पोर्शन यहाँ से निकलता है, इस पॉइंट से निकलता है और कहीं और इसी यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। अब सवाल पैदा होगा कि अगर ये यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जीन तो ये डिस्टर्ब होगी, जीन तो ये डिस्टर्ब होगी, राइट। अगर ये जीन डिस्टर्ब हो गई तो ये क्या होमोलोग रहे या नहीं रहे? हम तो ये कहते हैं ना कि इस लोकस पे सेम जीन होनी चाहिए बोथ क्रोमोसोम पे। द आंसर इज ये अभी भी होमोलोग हैं। बात ये हुई है कि वो जीन डिसरप्ट हुई है वही जीन, मतलब कि ये जीन फॉर एग्जांपल एक है आई कलर की जीन है। अब आई कलर की जीन डिस्टर्ब हो गई है, म्यूटेशन आ गई है लेट्स से, उसका कोई जेनेटिक मटीरियल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो डिस्टर्ब हो गया लेकिन जीन तो सेम है ना, इस पोजीशन पे भी वही जीन है हेयर कलर की, इस पोजीशन पे भी वही जीन है हेयर कलर की, तो लोकस सेम है, तो ये दोनों होमोलोग ही हैं लेकिन जीन डिस्टर्ब हो गई। अब वो डिस्टर्ब जो जीन हुई है वो यूज़फुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये वाला पोर्शन था मेरे पास इस जीन की, वो नॉन कोडिंग रीजन था मिसाल के तौर पे, ठीक है, इंट्रॉन रीजन था वो, तो उस मेरे एंड प्रोटीन उस जीन की वजह से जो प्रोटीन मेरे पास बनेगी हेयर की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये यूज़फुल भी हो सकता है कि कोई इसकी वजह से जीन प्रोटीन में कोई ऐसी मॉडिफिकेशन आए कि मेरे हेयर की जो प्रोटीन बने वो ज़्यादा उससे अच्छी हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिब्रिल्स बनाए, राइट। तो ये दोनों हो सकता है। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें होपफुली क्लियर हो चुकी होंगी, व्हाट्स क्रॉसिंग ओवर, व्हाट्स जीन लिंकेज एंड वट इज़ जंपिंग जीन्स, वट आर जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स ऑफ कोर्स बहुत लंबा टॉपिक है, इसको डिस्कस करना किया जाए तो मैं सेपरेट वीडियो में होपफुली कभी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं? लिंकेज ग्रुप होते हैं कि एक सेट ऑफ जीन्स जो कि एक सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, मतलब कि एक से ज़्यादा जीन्स जिनमें जीन लिंकेज है वो मिलके एक लिंकेज ग्रुप बना देते हैं। बस दो लड़के थे, वो एक पेयर था, दो लड़के और आ गए, उन दोनों में भी आपस में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, प्यार है, वो दोनों चारों मिलके एक पेयर बन गया, बस एक ग्रुप बन गया, दैट्स लिंकेज ग्रुप। ऑल द जीन्स इन लिंकेज ग्रुप टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ इनहेरिट होते हैं, ठीक है, एक साथ। और नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे जितने जीन्स हैं वो सारे के सारे लिंकेज ग्रुप बनाएंगे, राइट। सादी सी बात है, तो सारे लिंकेज ग्रुप बनाएंगे तो सारे के एक साथ जो है वो इनहेरिट होंगे। अब सारे एक साथ इनहेरिट होंगे जब, तो फिर जितने क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उतने ज़्यादा आपके पास लिंकेज ग्रुप्स, तो 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 46 लिंकेज ग्रुप्स हैं हमारे पास टोटल या 23 लिंकेज ग्रुप हैं? यहाँ पे क्वेश्चन क्या लगाओगे? द आंसर इज 23। या इसको ना आप इस तरह से याद रख लो, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि कितने हैं, होमोलोगस पेयर कितना है हमारे पास? 23 पेयर है, ठीक है। और लिंकेज ग्रुप भी हमारे पास 23 हैं। अच्छा, यहाँ पर ना लिंकेज ग्रुप में आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, सर आप कब से कही जा रहे हो, ये कह रहे हैं कि जीन्स जो हैं सेम क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो एक साथ इनहेरिट होती हैं, इसका मतलब लिंकेज मौजूद है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती। अब क्रॉसिंग ओवर अगर हो नहीं सकती तो ऊपर हम क्रॉसिंग ओवर में डिस्कस करके आए हैं कि भाई डीएनए सेगमेंट जो है स्वैप होना है क्रोमाटिड्स का, तो वो स्वैपिंग कब होगी? जब ये फिजिकल लिंकेज टूटेगी। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो भी रही है और आप कह रहे हैं कि वो एक साथ इनहेरिट होंगे, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जीन्स जो सेम क्रोमोसोम में मौजूद हैं दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, इसका ये कतन मतलब नहीं है दे आर परमानेंटली स्टक टुगेदर, वो एक साथ जुड़ गए हैं और भाई वो एक सेपरेट ही नहीं होंगे और क्रॉसिंग ओवर कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रोफेज वन के भी 25 स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर साइनेप्सिस बनाते हैं, पेयर्ड होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन हैपन इवन इफ द जीन्स आर लिंक्ड, ठीक है। तो जो सही रिलेशनशिप है ना, जीन लिंकेज रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी दैट जीन्स विल बी सेपरेटेड, बट क्रॉसिंग ओवर कैन स्टिल ब्रेक लिंकेज। लिंकेज जीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को कम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ही है वो चीज़ जो कि उस लिंकेज को ब्रेक करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिंकेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज रेयर, ठीक है। और वो
इनहेरिटेड होंगी एक साथ हमेशा। और वीक लिंकेजेस वो वाली जीन्स जो कि बहुत दूर हैं आपस में, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज मोर फ्रीक्वेंट, ज़्यादा होगी। ये एक जीन है, एक ये जीन है और एक ये जीन है, इन दोनों में आपके पास क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि लिंकेज ग्रुप इनका बहुत ज़्यादा वीक होगा। अब मैंने लिंकेज ग्रुप आपको बताया है ना ऊपर, जो मैं आपको बता कर आया हूँ, ये कहाँ गया, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में जो आपको बताया, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, एक कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन लिंकेज, ठीक है, एक रीज़न है। लेकिन जीन्स, अब देखो ना, अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये जीन है यहाँ पर, अब ये यहाँ पे जीन है, राइट, इन दोनों में तो लिंकेज है और वो फिजिकल लिंकेज है, ठीक है, कोई भी आपके पास बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर, केमिकल बॉन्ड। अब वो केमिकल बॉन्ड जो है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, अब वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज तो नहीं हो गया ना, ठीक है, इन दोनों में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज नहीं होगी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड को जोड़ती है, लेकिन वो एक रीज़न है कि जीन्स क्यों आपस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो एक रीज़न तो है ना। मतलब के कहने का ये है कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इज नॉट दी ओनली लिंकेज जो कि आपके पास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन लिंकेज, नहीं, there are some other linkages that can be possible, there are some many other chemical linkages जो कि आपके पास हो सकती हैं, वो आगे 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 जाके आपको डिटेल से पढ़ लोगे, वो तो बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था वहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ना, बस चीज़ ये याद रख लो कि जीन्स जो बहुत ज़्यादा दूर होंगी उसमें वो जीन्स बेशक लिंक्ड है, लेकिन क्योंकि वो दूर हैं तो बॉन्ड जो है वो वीक है, तो फिर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा के चांसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो मैं सेंटेंस इतना लंबा बोला है, लिंकेज, एक मिनट, इज नॉट ऑल और नथिंग, ठीक है, ये नहीं है कि भाई क्या क्रॉस लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर होगी ही नहीं, लिंकेज नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर तब होगी, नहीं। लिंकेज का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कितने हैं, ये लिंकेज का मतलब है, समझ आ गया। तो ये एक चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे कितने होंगे, 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। अरे एग्जाम्पल जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन्स आपको जिनमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, ठीक है, वो आपके पास जो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, और आपके पास ल्यूकीमिया भी है, इसमें ल्यूकीमिया भी ऐड कर लें आप, इसमें ल्यूकीमिया भी ऐड कर लें, ल्यूकीमिया इसमें ऐड नहीं है, प्लस ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज़ ब्लड कैंसर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में आपके पास रेड ब्लड सेल सिकल शेप के हो जाते हैं, इसकी हाँ, या आपके पास हिस्टो, इसकी डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीसीज बाइकनकेव के होते हैं ना, बट ये देखो आरबीसीज सिकल शेप के भी हैं। इसके इससे रिलेटेड हम एक इसको आई थिंक सिकल सेल एनीमिया को हमने डिस्कस किया है, अगर नहीं किया तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सिकल शेप हो जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक प्रॉब्लम। एल्बिनिज्म में आपके पास मेलानिन कम बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है मेलानोसाइड कम आपके पास मेलानिन को बना रहे, तो स्किन जो है आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, जैसे कि आपके पास ये दिस चाइल्ड इज़ एल्बिनिस्ट, ठीक है। ये क्रोमोसोम, ये लिंकेज कहाँ पे होती है, और ल्यूकीमिया, ये लिंकेज ग्रुप आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट है। एक्स लिंक, या ये सारे रिसेसिव हैं। एक्स लिंक लिंकेज ग्रुप की एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट। कलर ब्लाइंडनेस में आपके पास क्या होता है, आपके पास जैसे कि वो ये आपने मूवी का क्या नाम था, मूवी का नाम था हमारे पास, पता नहीं क्या मूवी का नाम था, हम्म, अ, 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 या याद नहीं आ रहा, बट ये आपने बड़ी मशहूर, आपने उसकी मूवी का देखा होगा, माई बैड आई एम कलर ब्लाइंड, जब वो वहाँ पर जो है वो तारें काट रहा होता है तो कहता है माई बैड आई एम कलर ब्लाइंड। तो कलर जो है इन कलर ब्लाइंड पीपल को जो है, क्योंकि उसमें वो वाला कौन सेल्स नहीं होते, ठीक है, डिफेक्टिव होते हैं, तो वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको वो पर्टिकुलर कलर नज़र नहीं आता। हीमोफीलिया में आपके पास, हीमोफीलिया इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। नॉर्मल ब्लड कोएजुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो क्या बनती है, जैसे ही आपके पास ब्लड क्लॉट, ब्लड वेसल, कोई इंजरी होती है, कोई कट लगता है, तो आपके पास फ़ौरन से प्लेटलेट्स और पूरा जो आपके पास ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो आप डिटेल से आगे जाके पढ़ोगे, वो सारा का सारा होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। हीमोफीलिया में ये ब्लड क्लॉट नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड निकलता रहता है, और ब्लड जो छोटा 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 कट भी आपके पास
इवन डेथ और डेडली सिचुएशन, फैटल सिचुएशन तक ले जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लड इनका लॉस हो जाता है। और गाउट ऑफ कोर्स इज़ अ आर्थराइटिस की आपके पास एग्जांपल, जिसमें आपके पास यूरिक एसिड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें आपके पास यूरिक एसिड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द जॉन्स। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारे जीन लिंकेज ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सर सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म और ल्यूकीमिया, आपने कहा कि ये तीनों जो है लिंकेज ग्रुप हैं, एक साथ इनहेरिट होंगे, मतलब कि मेरे एक पर्सन जो है, ये जो हमारे पास लिंकेज ग्रुप है, ये फॉर एग्जांपल मेरे अंदर क्या इनकी जीन्स होंगी? यस, द आंसर इज यस। एवरी पर्सन हैज़ हीमोफीलिया की जीन, एल्बिनिज्म की जीन और ल्यूकीमिया रिलेटेड जीन्स। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ द जीन्स फॉर ऑल दीज कंडीशंस। लेकिन जो की है ना, जो डिस्टिंक्शन है, हैविंग अ जीन डजंट मीन हैविंग द डिजीज। ठीक है, you will only get disease if gene is mutated. For example, for monogenic diseases, for example, sickle cell anemia, albinism types, it's just like all or non-regulatory errors जब occur होंगे आपके पास, और जब environment आपको contribute करेगा इन फैक्टर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया की जो जीन है वो मौजूद है, लेकिन वो अपेयर कब होगी? यहाँ पे ना एक चीज़ याद रख लेना। इसका क्या मतलब है सर? आपने कहा कि भाई मेरे अंदर ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, ये इन तीनों की जीन मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि मेरे पास सिकल सेल एनीमिया की जीन है, लेकिन मुझे सिकल सेल एनीमिया नहीं है। व्हाट इज meant बाय दिस? इसका मतलब अब आपको समझ आएगा। देखो, ये तमाम डिसऑर्डर जो है जेनेटिक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कब होंगे आपके पास? जब म्यूटेशन आएगी। अब समझने की कोशिश करो। जो क्रोमोसोम 11 है ना, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो जीन की हम बात कर रहे हैं ना, वो है आपके पास HBB जीन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HBB जीन। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन जीन, बीटा बीटा ग्लोबिन जीन, ये जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम 11 पे। ये जीन नॉर्मल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाती है, जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट है आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि हीमो आपके पास दो चेन्स हैं, अल्फा दो बीटा। तो ये वाली जीन आपके पास बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन की चेन्स को बनाती है, जो कि आपके पास हीमोग्लोबिन का पार्ट है आरबीसीज में। सो नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन प्रॉपरली, हीमोग्लोबिन इज फ्लेक्सिबल एंड राउंड एंड सेल फ्रेंडली। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? यही जीन म्यूटेट हो जाती है। दिस म्यूटेशन कॉजेज वन अमाइनो एसिड इन हीमोग्लोबिन चेंज टू चेंज। ठीक है, आपके पास, आपको पता है ये चीज़, पोजीशन 6 में आपके पास, अगर मैं बात करूँ सिकल सेल एनीमिया की, तो आपके पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपके पास ग्लूटामिक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है वेलिन अमाइनो एसिड के साथ। ऐसा क्यों होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन कहने की बात जो ये है कि सिकल सेल एनीमिया की जीन का क्या मतलब है? सिकल सेल जीन का मतलब है कि नॉर्मल मेरी जो हीम बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन है, वो उसकी बात हो रही है। अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो वही जीन जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन को पहले बना रही थी, अब वही जीन अब हो गई है मेरे पास सिकल सेल एनीमिया की जीन। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन आ गई है, उससे चेंज हो गया उसका। तो मतलब कि मुझे सिकल सेल एनीमिया नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन है, HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, वो नॉर्मल है। लेकिन जब म्यूटेशन होगी तो वही जीन आगे बाद सिकल सेल एनीमिया की जीन बन जाएगी। मेरी होपफुली बात जो है क्लियर हो चुकी होगी अभी तक, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ रहा होगा जहन में कि सर सिकल सेल एनीमिया की जीन आप कह रहे हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया नहीं है, व्हाट इज मीन बाय दिस? जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब की ऐसी है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो तब होंगे ज़्यादातर जब आपके पास जब म्यूटेशन आएगी। ठीक है, म्यूटेशन किस में आएगी? एग्जिस्टिंग जीन्स में आएगी ना, जो पहले से जीन्स मौजूद हैं उनमें म्यूटेशन आएगी ना। वो पहले से जीन जो मौजूद हैं वो कुछ ना प्रोडक्ट बना रही होंगी, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो बना रही हैं, जब म्यूटेशन आएगी वो प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगा, वो प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगा तो आपके फिनोटाइप में वो नजर आएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जीन लिंकेज को डिटेक्ट किस तरह से किया जाता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आपके पास, टेस्ट क्रॉस की ना डेफिनेशन अच्छे तरीके से रट लो। टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। ये डोमिनेंट फिनोटाइप, नॉट रिसेसिव फिनोटाइप। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इंडिविजुअल है, इसको आप क्रॉस करवाते हो
आपका पास ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ए है, आपको उसको जीनोटाइप का नहीं पता, ठीक है, तो आप उसको क्रॉस करवाते हो विद होमोजाइगस रिसेसिव। So test cross is the process an organism having unknown genotype, और उसको आप क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसकी जीनोटाइप को पता है। होमोजाइगस रिसेसिव का ये मतलब है आप इन दोनों को क्रॉस करवाते हो। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जांपल ये दो हो सकती है ना, इस ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म ए की, उस जीन की आपके पास ये आपके पास जीनोटाइप हो सकती है, या होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है वो है, या हेट्रोजाइगस हो सकता है। एम आई राइट? अब इन दोनों में से क्या है उसके पास, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करवाते हो, उन दोनों को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हो, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद, अब मैंने पिछले लेक्चर में पनेट स्क्वायर को ड्रॉ करवाना सारा समझाया था, ठीक है, पनेट स्क्वायर को। अब क्रॉस करवाने के बाद अगर केस 1 में आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो आपके पास 50%, यहाँ पे आप क्रॉस जब करवाओगे इससे, आपके पास सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ होंगे। तो अगर 100% डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ आपके पास जो बच्चे आए हैं, ऑफस्प्रिंग आए हैं, वो हैं, इसका मतलब जो मेरा ऑर्गेनिज्म है उसकी जीनोटाइप जो है उस पर्टिकुलर जीन की वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 कैपिटल R। अगर मैं दूसरा करूं, और मेरे पास क्या है, बेटा 50% आंसर है, 50% मेरे पास डोमिनेंट के साथ हो मुझे नज़र आए, डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ, 50% मुझे रिसेसिव के साथ नज़र आए, इसका मतलब है कि भाई उस ऑर्गेनिज्म की जो जीनोटाइप है वो है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अच्छा, अब ये टेस्ट क्रॉस ने मुझे किस तरीके से हेल्प किया जीन लिंकेज को फाइंड करने में, दैट्स वेयर थिंग्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाओगे फॉर लिंकेज, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके पास, लेट्स से हम दे लेते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया, वी टेस्ट 2 जीन्स टुगेदर, हम 2 जीन्स को आपस में एक साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। जीन लिंकेज मतलब कि एमसीक्यूज आ जाए, जीन लिंकेज को किस तरीके से फाइंड, जीन लिंकेज को किस तरह से डिटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस, तो आप कराओगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, नॉट मोनो हाइब्रिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनो हाइब्रिड नहीं कराओगे, मोनो हाइब्रिड में है ही एक जीन यार, जीन लिंकेज तो होती ही 2 जीन्स के दौरान में मौजूद है, एटलीस्ट 2 जीन्स हो, राइट। तो आपको 2 जीन्स अगर आ जाएंगी तो आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो नहीं होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, राइट। ये तो मैंने टेस्ट क्रॉस वैसे आपको समझाने के लिए बताया, और वरना आपके पास यही वाला होगा, ठीक है। आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे, 2 जीन्स लोगे, आप 2 जीन्स फॉर एग्जांपल मैंने अब बोल रहा हूँ, मैं कर लिख नहीं रहा, 2 जीन्स आपके पास, एक टॉल है और एक ड्रॉफ है, जीन ए, टॉलनेस या हाइट से रिलेटेड, दूसरी जीन है आपके पास कलर से रिलेटेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। आप एन अननाउन जो हेट्रोजाइग हो सकता है, जो भी है आपके पास, जीन ए है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे, जीन ए आपके पास है फॉर एग्जांपल टी जीन है, टॉल और स्मॉल के लिए है स्मॉल टी, और जीन बी जो है आपके पास है कलर, ग्रीन ले लेते हैं, टॉल ग्रीन और स्मॉल जो जी है वो येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। अब आपके अननाउन जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जीनोटाइप फाइंड करनी है। अब उसके लिए क्या हो सकता है, आप इसको क्रॉस करवाओगे, आपके पास डिफरेंट आपके पास करवाने पड़ेंगे, 4 तरह से ना आप करवा सकते हो, लाइक आप इसको इसको क्रॉस करवाना है आपने इनसे, एक मिनट, स्मॉल टी टी, हाँ, होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस रिसेसिव के लिए आपने क्रॉस करवाना है। आप किस तरह से कराओगे, अब आपने ना डिफरेंट यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या केस बन सकता है, टॉलनेस से रिलेटेड पहले देख लेते हैं। टॉल के लिए उसकी जीन हो सकती है या होमोजाइगस दोनों के लिए डोमिनेंट हो, या एक के लिए रिसेसिव हो एक के लिए डोमिनेंट हो, ऐसे ही है ना। क्योंकि अगर वो शॉर्ट होगा, डवार्फ होगा, तो मुझे वो नज़र आ जाएगा, तो मुझे पता होगा भाई इसकी जीनोटाइप रिसेसिव जीन तभी अपेयर होती है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव में हो, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और कलर के लिए क्या हो सकता है, कलर के लिए या फिर तो उसकी दोनों की दोनों, अगर वो ग्रीन कलर है, ग्रीन को डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट कलर मुझे नज़र आएगा ना,
रिसेसिव अगर मुझे नज़र आ रहा है तो मुझे पता ही है रिसेसिव का मतलब क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव जीन तब कब अपेयर होगी, हमेशा रिसेसिव जीन तब अपेयर होती है जब वो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो। इसलिए मैंने कहा था टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, नॉट रिसेसिव। रिसेसिव तो मुझे नजर आ रहा है, रिसेसिव मुझे पता होगा भाई ये शॉर्ट हाइट वाला है, मुझे पता है कि भाई शॉर्ट हाइट जीन का क्या मतलब है, ये रिसेसिव है। और रिसेसिव कब अपेयर होगी, जब उस वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, मुझे पता ही है। मुझे मसला है डोमिनेंट में, कि डोमिनेंट क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट है क्या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा। और ग्रीन को की डोमिनेट है वो उसकी दोनों जीन्स, उसकी दोनों एली जो हैं वो डोमिनेट हो सकती हैं, या फिर तो दोनों एक डोमिनेट हो एक रिसेसिव हो। आप इन दोनों को क्रॉस कराओगे विद दिस होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कराओगे, अगर आपके पास जो रेशो आ रही है एट द एंड वो 1:1:1:1 आ रही है, इसका मतलब है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या फिर तो जीन्स आर प्रेजेंट, जीन्स आर फार अपार्ट, या फिर तो प्रेजेंट है कि जीन्स आर फॉलोइंग लाइक दे जीन्स आर फ्रीली असॉर्टिंग। इसका मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, इसका मतलब आपके पास, सॉरी, इसका मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स जो आपके पास ऑफरिंग आए हैं वो तमाम के तमाम जो है डिफरेंट है। ठीक है, आपके पास चार इक्वल हो सकते हैं ना, आपके पास चार जो आपके पास जो इक्वली जो आपके पास फिनोटाइप बनेगी वो क्या बनेगी मैं आपको बताता हूँ। चार जो इक्वल बनेगा आपके पास, अब मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, दोनों की तरफ नहीं लिख रहा। आपके पास ये बन सकता है, आपके पास ये वाली कंडीशन बन सकती है, आपके पास ये वाली कंडीशन बन सकती है, आपके पास ये वाली कंडीशन बन सकती है। ठीक है, ये चार बन सकती हैं। अगर ये चारों की चारों आ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब कि जीन्स असॉर्ट हुई हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर आपके पास हुई है, तभी क्रॉसिंग ओवर हुई है, तभी तो डिफरेंट बने हैं। मेरे पास शुरू में ऑर्गेनिज्म कौन सा था, मेरे पास था टॉल हाइट वाला और ग्रीन कलर वाला, लेकिन जब मेरे पास जो ऑफस्प्रिंग आया है वो मेरे पास टॉल हाइट और ग्रीन कलर वाला है एक। ओके, एक है टॉल हाइट और एक है येलो कलर वाला, ये डिफरेंट आ गया, नया आ गया, रिकम्बिनेशन हो गया। नया कब आएगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगी। मेरे पास एक शॉर्ट हाइट वाला लेकिन ग्रीन कलर का हो गया, मेरे पास ऐसा कोई था ही नहीं ऑर्गेनिज्म, ये नया आ गया है। मेरे पास शॉर्ट हाइट और येलो कलर वाला आ गया है, ये भी नया आ गया, क्योंकि मेरे पास पेरेंट तो थे ही टॉल और ग्रीन। ठीक है, ये तो सारे डिफरेंट आ गए हैं, हर कोई मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई है। ये अगेन आप इसको टोटल इस तरह से लिखोगे ना, जब आप क्रॉसिंग ओवर करोगे तो आपके पास 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब वो मैं टेबल पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, ये आपका टास्क है, आपने टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, या फिर तो मैं लिंक में जो है इसका PDF शेयर कर दूंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब इसका जो टेबल है पेरेंट टेबल। ठीक है, या फिर तो आपके स्क्रीन में सामने आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है, वरना मैं कर लेता ड्रॉ। ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 16 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, डेट्स इट। ठीक है, तो ये वाला सीन आपके पास हो जाएगा। आपके पास 1:1:1 रखने की है, तो आपके पास इसका मतलब जीन हैव असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब है कि आपके पास जीन लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, जीन्स आपस में फार अपार्ट हैं, या फिर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम और क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगर आपके पास रेशो इससे कम आए, या रेशो जो है इससे इक्वल ना आए, या फिर तो आपके पास पेरेंटल टाइप ज़्यादा आए, रिकम्बिनेंट टाइप कम आए, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट टाइप्स, अब इसका क्या मतलब है, रिकम्बिनेंट कहते हैं कि नया नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, नई कोई चीज़ आ गई, जब कोई नया ट्रेट आ जाएगा उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट टाइप, रिकम्बिनेंट ट्रेट। नए कॉम्बिनेशन से मिलकर कोई ट्रेट आ गया, इसलिए रिकॉम्बिनेंट नाम से याद रखना, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट नए कोई कॉम्बिनेशन के कोई ट्रेट आया, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। और रिकम्बिनेंट, मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर को साइड करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट का मतलब है कि नया ट्रेट आया, इससे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी या रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट शो नॉन पेरेंटल
रिकॉम्बिनेंट, या फिर तो मैं तीनों वर्ड लिख रहा हूं, नॉन पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट या न्यू ट्रेट, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। वो क्या फ्रीक्वेंसी है कि ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंटल टाइप, पेरेंटल में ये ट्रेड थे, और कितना परसेंट ऑफ, सादी जुबान में कितना परसेंट जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट से मिलता है, और कितना परसेंट जो है वो डिफरेंट है। जो डिफरेंट है, जितना परसेंट वो डिफरेंट है, वो है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। और जितना परसेंट वो सिमिलर है, वो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी जो सिमिलैरिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ जीन लिंकेज, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकी। समझ आ रही है बात? सिंपल मीनिंग में पेरेंटल टाइप्स इसका मतलब ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट टाइप नए कॉम्बिनेशंस। पेरेंटल टाइप क्या थी यहाँ पे, मैं अभी लिख लेता हूँ पेरेंटल टाइप। यहाँ पे पेरेंटल टाइप क्या थी, पेरेंटल टाइप थी आपके पास टी जी, ठीक है। मैं टोटल उसका नहीं लिख रहा, मैं टी जी, टी का मतलब सारे के सारे पेरेंट जो थे, मैं फिनोटाइप देख रहा था, मुझे पता लग रहा था सारे के सारे टॉल हैं और ग्रीन है, दैट्स पेरेंटल टाइप। ऑफस्प्रिंग की टाइप क्या है, या नए कॉम्बिनेशन क्या मिले हैं, या रिकॉम्बिनेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रेड क्या है आपके पास, फिर ये सारे के सारे जो मैंने अभी लिखे हैं, टी जी, टी जी, डी जी, ये तीनों है ना। अकबर टॉल है लेकिन येलो कलर का है, शॉर्ट है लेकिन ग्रीन कलर का है, और शॉर्ट है और ग्रीन कलर का है, ये सारे के सारे नए हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है, आपने फ्रीक्वेंसी याद रखने का, इसका फॉर्मूला है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, आर एफ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कितने रिकॉम्बिनेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने टोटल थे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने, 3, टोटल कितने थे आपके पास, 4, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा इसमें आपके पास। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने क्या गलती की है आपके ख्याल में, अब फ़ौरन से गलतियाँ डिटेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज़ का। ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट टाइप है कि नहीं है, ये रिकम्बिनेंट टाइप है कि नहीं। अभी पेरेंटल में जिससे मैंने क्रॉस करवाया था वो मुझे नज़र आ रहा है ना, शॉर्ट और ग्रीन, तो दिस इज़ नॉट रिकम्बिनेंट, ठीक है, ये रिकम्बिनेंट है ही नहीं। तो रिकम्बिनेंट मेरे पास ये दो हैं, तो मैं इन दोनों के हिसाब से लिखूंगा, नीचे ऊपर टोटल 4 हैं मेरे पास कॉम्बिनेशंस, उनमें से 2 जो हैं वो नए हैं, 4 मुझे पहले से पता है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, 20% फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसका मतलब 20% ऑफ माई ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, और 80% आर सिमिलर। ये आंसर आपके पास बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना, अब मैं जो इंटरप्रिटेशन आपने क्या किया, इंटरप्रिटेशन ये होगी यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन ये होगी आपके पास, अच्छा ये एक और चीज़ यहाँ पे ना, कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा 50% मैक्सिमम होगी, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, 50% से ज़्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न क्या है, लिख लो पहले, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट, बड़ा सर करके लिखते हैं, नॉट पॉसिबल। एमसीक्यूज आ जाए कि ये रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है 61%, बताओ इसका क्या मतलब है, ऑप्शन में दे दे इट्स नॉट पॉसिबल या नन ऑफ दीज, हमने नन ऑफ दीज लगाना है, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले आगे, पहले ये पहली वाली बातें समझ लो, जो इससे पहले वाली मैंने जो भी मैं करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जीन्स जो कि आपस में दूर दूर होंगी या ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम होंगी, वो होंगी, वो बिहेव करेंगी लाइक इंडिपेंडेंट, और वो बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्रॉसिंग ओवर करेंगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा वेरिएशन आएगी और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा ऊपर वाला जो हमने किया था उसमें एक और चीज़ अब हमने ऐड करनी है,
ये ऊपर वाला हमने बहुत एक लंबी ये सीक्वेंस बनाया था, इसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। अब क्या चीज़ ऐड करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिख लो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के, लिंकेज कम होगी, वेरिएशन ज़्यादा होगी, एवोल्यूशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपने ये रख लेना, ये इंटरप्रिटेशन हमने निकाल ली। ठीक है, अब लोअर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि जीन लिंकेज जो है वो स्ट्रांग है, ये मतलब है इसका। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे कर लेते हैं आगे नीचे जाकर। हाँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज यूज टू रिकम्बिनेंट की के यूजेस क्या हैं? यूजेस क्या हैं? इज यूज टू फाइंड द is used to estimate the physical distance between genes. Recombinant frequency help us to find the physical distance between genes. इसका क्या मतलब है? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास एक यूनिट होता है, यूनिट होता है हमारे पास सेंटीमॉर्गन, सी एम, सी कैपिटल एम से हम इसको लिखते हैं। 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1% रिकम्बिनेंट या 1% रिकम्बिनेशन का मतलब होता है 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब कि 10% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। 50% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट या अनलिंक्ड बिहेवियर या मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट जीन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एमसीक्यूज बनाता हूँ। ये एक बस एक, जैसे कि हमारे पास यूनिट नहीं होता सेंटीमीटर मीटर, ये आपके पास जेनेटिक यूनिट है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। इस तरह से याद रख लो। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनाते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रहा है कि भाई 3-4 जीन्स हैं आपके पास, आपने उनकी क्रॉसिंग ओवर कराई है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली है, और उन 4 जीन्स की रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ये है आपके पास है, अल्लाह भला करे, 23। एक जीन एम है, एक जीन ए है आपके पास, एक जीन आपके पास जी है, एक जीन आपके पास आई है। अब वो बता रहा है कि 4 जीन्स है, बताओ इन जीन का सीक्वेंस क्या है ऑन दी क्रोमोसोम। अब आप सीक्वेंस किस तरह से निकालोगे? वहीं ऊपर वाला याद रखो, जितना ज़्यादा जीन्स आपस में दूर, उतनी ज़्यादा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आनी है, उतना ज़्यादा आपके पास सेंटीमॉर्गन बनेगा। मतलब कि 23% सेंटीमॉर्गन का मतलब है 23% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है। यहाँ पे सबसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने निकालना है जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होगा ना वो इस तरह से आएगा भी नहीं। जो क्वेश्चन बनेगा ना, मैं आपके सामने बल्कि एक बार मैं लिख लेता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि आपने जेनेटिक मैपिंग का एक्सपेरिमेंट, इसको जेनेटिक मैपिंग कहते हैं। आप जीन की पोजीशन फाइंड करते हो ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, किस तरह से फाइंड करते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, उसने कहा कि जेनेटिक मैपिंग हमने की है और हमारे पास ये 3 जीन्स हैं, उन 3 जीन्स का आपके पास जो आपको रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मिली है वो आपके पास ये है। ठीक है, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। ऑर्डर क्या है जीन्स का क्रोमोसोम में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि जितनी ज़्यादा जीन्स आपस में ज़्यादा दूर होंगी, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होनी है, उतना ज़्यादा आपके पास सेंटीमॉर्गन का यूनिट सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता है कि ए और सी सबसे बड़ा 35 सेंटीमॉर्गन। इसका मतलब ए को एक एंड पे रख दो, सी को दूसरे एंड पे रख दो। इसका मतलब ये जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन आई है, सबसे ज़्यादा आगे पास सेंटीमॉर्गन यूनिट सबसे बड़ा है इसका। उसके बाद आपने इससे छोटा ढूंढना है, वो है 25। बी और सी, बी और सी, इसका मतलब जो बी जीन है वो सी से दूर है और ए के करीब है, क्योंकि ए और बी में जो आपके पास रिकॉम्बिनेशन हुई है वो कम है, लेकिन बी और सी में ज़्यादा हुई है। इसका मतलब वो बी वाली जीन बी से सी से दूर है लेकिन ए के करीब है।
तो इस तरह से आप लिखोगे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कहते हैं जेनेटिक मैपिंग एक्सपेरिमेंट। So what is genetic mapping? Genetic mapping is a process, is a method used to determine the order of genes on a chromosome and their relative distances between them. ठीक है, इसको किस तरह से हम करते हैं, with the help of finding the recombinant frequency, recombination frequency, क्योंकि 1% recombination frequency is equal to 1 unit of centimorgan. ठीक है, जितना ज़्यादा सेंटीमॉर्गन की यूनिट्स उतने ज़्यादा जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर। कौन से लाइक इसके इससे रिलेटेड ना आपने जो बुक में जिन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जिन्होंने ये जेनेटिक मैपिंग को वो डेवलप किया था, वो थे आपके पास एल्फ्रेड हेनरी स्टर्विनेंट। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और हिम करेक्टली और नॉट, बट माजरत भाई अगर मैं सही नहीं कर रहा। एल्फ्रेड हेनरी स्टर्टिवेंट, इस तरह का कोई है नाम स्टर्टिवेंट। अच्छा, इन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी? ये एक स्टूडेंट थे आपके पास, थॉमस मॉर्गन थे। थॉमस मॉर्गन ऑफ कोर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये वर्क कर रहे थे ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाइज पे। इन्होंने लाइक रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में और ये सारा यूनिट्स और इस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे इन्होंने काम किया। अल्फ्रेड हेनरी स्टर्टिवेंट। ठीक है, इनके अपने एमसीक्यूज़ के लिए नाम याद होना चाहिए आपको। इसका सेंटी मॉर्गन दिस इज़ नेम्ड आफ्टर जेनेटिसिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन। सेंटी मॉर्गन यूनिट में सेंटी का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 100th। ठीक है, मॉर्गन नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। सो सेंटी मॉर्गन का क्या मतलब हुआ, 100th। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब ये तो मैथ है ना, सिंपल। सेंटी का वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज है ना, परसेंटेज में हमारे पास 100 होता है, इसलिए 100th% ऑफ मॉर्गन्स यूनिट। इसका मतलब ये है, मतलब कि 1% ऑफ मॉर्गन्स यूनिट। ठीक है, इसका मतलब ये है सेंटी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नेवर अबव 50%। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, द की आइडिया इज़ दैट अगर जीन्स जितनी भी आपस में दूर हो ना सेम क्रोमोसोम में, दे बिहेव एज इफ दे आर इन अनलिंक्ड। ठीक है, ये मतलब समझाता हूँ। मियोसिस में होता क्या है, दे आर टू पॉसिबिलिटीज़। आपके पास पेरेंटल टाइप्स बनेंगी, मतलब एक क्रॉसिंग ओवर होगी ही नहीं बिटवीन जीन्स, या फिर तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रिकम्बिनेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, रिकम्बिनेंट टाइप्स आपके पास मिलेंगे, जीन रिशफलिंग होगी। अब जो लॉजिक है ना वो ये है कि जीन्स आप अगर आपके पास फार अपार्ट होती है ना, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स आपस में लाइक इसको ना समझने की कोशिश करो। अब देखो, ये आपके पास ये दो जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम में जीन ए है और जीन बी है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब दूर है ना, तो जितने ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अब मतलब कि मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स हो सकती है, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। क्यों ऐसे हो सकती है, पहली क्रॉसिंग ओवर में मिसाल के तौर पे ये रीशफलिंग हो, और अगली क्रॉसिंग ओवर में दोबारा से रेसिप्रोकल हो जाए, दोबारा से रीशफलिंग जो है अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल ऑर्डर में आ जाए। मैंने इसलिए कहा था कि क्रॉसिंग ओवर, और मैंने आपको जंपिंग जीन्स में डिफरेंस बता रहा था, मैंने इसलिए कहा था कि क्रॉसिंग ओवर इज़ रेसिप्रोकल प्रोसेस। मल्टीपल अगर क्रॉसिंग ओवर्स हों दो जीन्स के दरमियान में, तो वो दोबारा से ऑर्डर सेम आ जाता है। अब सेम ऑर्डर दोबारा से आ गया तो वहीं पेरेंटल टाइप आई, रिकम्बिनेंट टाइप तो बनी नहीं, तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर थे, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर हो सकती थी। इसीलिए यही प्रोसेस की वजह से आपके पास कभी भी रिकम्बिनेशन 50% से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स हो सकती हैं, तो हमेशा आउटपुट आपके पास 50%, मैक्सिमम 50% पेरेंटल और मैक्सिमम 50% रिकॉम्बिनेशन मिलेगी, कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जो है
याद रख लेना। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में एक क्रॉसिंग ओवर आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स बनाए, अगला क्रॉस ओवर आपके पास उसको अनड्यू कर दे, ठीक है, अनडू कर दे उसको, ठीक है। अनडू करने के बाद आपके पास जो रियल कॉम्बिनेशन बने वो हिडन ही रह जाए, पता ही ना लगे कि रिकॉम्बिनेंट टाइप बनी थी, लेकिन दोबारा से क्रॉसिंग ओवर हुई तो उसने अनड्यू कर दिया, और आपके पास वैल्यू हमेशा 50% से कम आई या 50% से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। 50% से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रख लें। अब मैथ के अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कह रहे हो और फिर डेफिनेशन में लिख रहे हो इट्स द परसेंटेज, तो फ्रीक्वेंसी और चीज़ है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में आप कैलकुलेट करते हो, परसेंटेज को आप डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हो, तो ये क्या सीन है। देखो, इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साउंड वेव पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। जेनेटिक्स में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पर सेकंड, ठीक है। जेनेटिक्स में मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी ज़्यादा बार, हाउ ऑफन समथिंग अकर्स इन अ पॉपुलेशन या डाटा सेट, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है दी प्रोपोर्शन या परसेंटेज, परसेंटेज हम इसी तरह से लिखते हैं ना, कितनी दफ़ा, ठीक है, कितनी बार ऑफ ऑफस्प्रिंग दे आर रिकम्बिनेंट। तो फ्रीक्वेंसी ये मैथ वाले वर्ड से आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ऑलराइट। तो ये हो गया आपके पास सारा का सारा ये वाला प्रोसेस। अब आगे हम चलते हैं कि मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, जो कि क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास लास्ट टॉपिक जिसमें हमारे पास क्रॉसिंग ओवर अच्छे से समझ आएगी हमारे पास। थॉमस हंट मॉर्गन, ही वॉज द साइंटिस्ट, ये वो साइंटिस्ट है, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन ये वो अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ऑन फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, ठीक है। और इनके वर्क ने अंडरस्टैंड करने में हमारे पास हेल्प की थी लिंकेज को, क्रॉसिंग ओवर को और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। इन्होंने ड्रोसोफिला को यूज़ कैसे किया था, बाकी सारा तो एफएससी का वर्ड है ना, हमने अपना बेसिक्स को ग्राउंड करना है। किस तरह से इन्होंने काम किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला, दिस इज फ्रूट फ्लाई, ठीक है। अच्छा, ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया था, क्योंकि वो ईजी टू कल्टिवेट है, लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज स्पेशियस केजेस इसको नहीं चाहिए, इसको स्टोरेज इसकी ईजी है, शॉर्ट लाइफ स्टाइल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है इसका। 40 डेज़ का लाइफ साइकिल किसका था आपके पास, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, पी प्लांट का। इसलिए मॉर्गन ने, मेंडल ने पी प्लांट का यूज़ किया था। वो कहते हैं ना, अक्ल, अक्ल से काम लोगे तभी सारे डिसीजन ले जाते हैं, ठीक है। अक्ल, इन्होंने लाइक ड्रोसोफिला क्यों यूज़ किया, इन्होंने जिसका लाइफ साइकिल कम होगा उतने, जितना जिस उसका लाइफ साइकिल कितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा आप टेस्ट कर पाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा जल्दी टेस्ट कर पाओगे, उतनी ज़्यादा हाई यील्ड आपके पास आएगी। अक्ल से काम लिया ना, वो कोई और भी ले सकते थे, उन्होंने उसी को लिया, राइट। तो इसलिए अक्ल जो अल्लाह ताला दी है उसको यूज़ किया जाता है, और उसी अक्ल से ही आप जो है, हमने लेक्चर का स्टार्ट में कहा था और लेक्चर का अब एंड होने वाला है, हमने लेक्चर के स्टार्ट में इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन की बात की थी। हमने कहा था गॉड को क्यों नहीं देख सकते, राइट। अब उसी के रिलेटेड एक शेर भी चलें सुन लें। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र नज़र हकीकत मुंतज़र नज़र आ लबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तरप रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। इकबाल फरमाते हैं कि ए अल्लाह, कभी आप लिबास के फॉर्म में भी अपेयर हों, क्योंकि हज़ारों सजदे, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं, और जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब खुदा को देख लिया है तो क्या रह गया पीछे, फिर आप अगर उसको नेगलेक्ट करोगे, उसको नहीं मानोगे, तो आपके लिए फिर सज़ा ही होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, राइट। तो ये इकबाल का बड़ा मज़े का शेर भी था वैसे। अच्छा, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्यों, क्योंकि शॉर्ट लाइफ साइकिल है। इसका ईजिली, ये सारे आप पढ़ लेना, इट्स ईजी, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैनी म्यूटेशंस वर इजीली ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ये भी है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है एग्जिस्ट करती है। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब कि मेल में एक ही स्पीशी है, लेकिन मेल में कुछ करेक्टर्स हैं जो डिफरेंट हैं और एब्सेंट हैं, जो कि फ़ीमेल में नहीं है, और फीमेल में कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, और वो वाले करेक्टर्स हैं जो कि मेल में नहीं है लेकिन फ़ीमेल में, इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और उन्होंने ड्रोसोफिला में मोर देन 85 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। कोई एक ट्रेड मैं आप बताता हूँ। एक जो है, मिसाल के तौर पे मेल फ्रूट फ्लाई की जो बॉडी है
वो आपके पास छोटी है, बॉडी साइज़ उसका छोटा है, मैं ऐसे ही बस ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉडी साइज़ छोटा है। फीमेल बॉडी जो है आपके पास, फीमेल बॉडी साइज़ वो बड़ा है, बल्कि उसको ये हम कर लेते हैं, ओह माय गॉड, इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा भाई, इसको ऐसे ही करता है। फीमेल बॉडी साइज़ जो है वो बड़ा है, फीमेल बड़ी है, ठीक है, मोटी है। अच्छा जी, फीमेल मोटी है यहाँ पे। और इसका मेल में हमेशा जो बॉडी होती है वो राउंडेड होती है, ठीक है, और जो एब्डोमेन होता है वो पॉइंटेड शेप का नहीं होता। मेल में, फीमेल में वो पॉइंटेड शेप का होता है, ठीक है, पॉइंटेड का शेप का होता है। और जो आपके पास स्ट्राइपेशन की बात करें तो फिर आपके पास जो जो लाइक फीमेल बॉडी में जो आपके पास लाइट और डार्क बैंड बैंड है, वो आपके पास स्टाइपेड एब्डोमेन मौजूद होता है, ठीक है। और मेल में एक और भी लाइक है कि आपके पास सेक्स कॉम्स नहीं मौजूद होते। जो आपके पास मेल है ना, उसकी लाइक ये लेग्स हैं, उसके ऊपर ये छोटे छोटे आपके पास ये बाल लाइक स्ट्रक्चर देख लो, सेक्स कॉम कहेंगे। ये सेक्स कॉम आपके पास मेल में नज़र आएंगे, फीमेल में नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके पास मिल रहे होंगे। मेल ड्रोसोफिला में ना आपके पास डार्क पिगमेंटेशन होती है एट द एंड ऑफ एब्डोमेन। ये यहाँ पे है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क जो है आपके पास रीजन होगा यहाँ पर। ये बता देगा कि भाई ये मेल है, अगर कोई और करेक्टर नहीं बता रहा तो डार्क आपके पास एब्डोमेन होगा। फीमेल में आपके पास स्ट्राइप्ड एब्डोमेन होगा, ठीक है, डार्क लाइट और डार्क पैटर्न मौजूद होगा आपके पास। तो ये डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो कि आप देख के बता सकते हो कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को यूज़ किया था। अब किस तरीके से उन्होंने डिटेक्ट किया था, अब सिर्फ उन्होंने डिटेल करनी है, ओवरव्यू करेंगे। उन्होंने 85 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर्स को डिस्कस किया था। उन्होंने दो करेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए, विंग लेंथ और विथ ऑफ एब्डोमेन। ये देखो, ये दो उन्होंने ट्रेड्स सेलेक्ट किए। वाइट आई म्यूटेंट फ्लाई जो थी, अच्छा एक होता है म्यूटेंट, एक होता है वाइल्ड। म्यूटेंट और वाइल्ड में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, जब हम कर रहे होंगे डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओवर को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन बस अभी याद रख लो, वाइल्ड का मतलब होता है, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ जीन, मोस्ट कॉमन फिनोटाइप ऑफ अ जीन, ठीक है। तो वाइल्ड का मतलब है मोस्ट कॉमन। तो वाइल्ड म्यूटेंट, ये मतलब कि ये वाला जो है ऊपर वाला, वो आपके पास क्या है, नॉर्मली अकरिंग नहीं है। जो नीचे वाला है वो रेड आई वाइल्ड टाइप जो फ्लाई है वो ज़्यादा आपके पास क्या है, नॉर्मल है। तो मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन ड्रोसोफिला पे, उन्होंने जो नॉर्मल जो है ना ड्रोसोफिला, वो रेड आई कलर की थी, ठीक है, और उसके विंग्स की शेप इस तरह से थी, उसकी बॉडी की शेप इस तरह से थी जो आपके सामने नज़र आ रही है। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करते करते उनको एक वाइट आई की ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई उसको नज़र आई। उनको जब वाइट आई की ड्रोसोफिला उनको नज़र आई, उन्होंने कहा ये वाइट आई की कैसे आ गई है, क्यों आ गई है, पेरेंटल टाइप तो थी ही नहीं, पेरेंटल टाइप तो थी ही रेड, ये रिकम्बिनेंट टाइप कैसे बन गई है, क्यों आ गई है और कैसे आ गई है। इन्होंने जब इस वाइट आई को जब उन्होंने डिटेक्ट किया, उस पर काम किया, तब इन्होंने जीन लिंक के जो ये सारी की सारी चीज़ें उनको समझ आ गई, उन्होंने काम किया इस पर, इस तरीके से ये काम हुआ था, ठीक है। तो दो, वो मॉर्गन 85 ट्रेड में से मिसाल के तौर पे एक एक टाइम था जब दो ट्रेड पे काम करते थे, सिर्फ विंग की लेंथ और जो एब्डोमेन की विथ है उस पर। अच्छा, वो करेक्टर जो स्टडी किए थे वो क्या था, लॉन्ग विंग जो है वो आपके पास डोमिनेंट है ओवर शॉर्ट विंग, ठीक है। शॉर्ट वेस्टिगल, वेस्टिगियल ऑर्गन कौन से होते हैं, जो मतलब कि बहुत, जिनका कोई ऐसे समझ लो जो कि जिनका एंसेस्टर में काम था, लेकिन ऑस्ट्रियम में उनका कोई काम नहीं है, जो कि एवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। या फिर तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो बहुत ही रेयर है, ठीक है, ये समझ लो इसका। तो विंग लेंथ, लॉन्ग विंग डोमिनेंट है और ब्रॉड एब्डोमेन जो है वो डोमिनेंट है। इन्होंने पेरेंटल जीनोटाइप जो बनाई, इन्होंने मॉर्गन ने क्रॉस करवाया लॉन्ग विंथ और ब्रॉड एब्डोमेन को, लॉन्ग विंथ और ब्रॉड एब्डोमेन को वेस्टिगल विंग और नैरो एब्डोमेन के साथ, ये इन्होंने क्रॉस करवाया। जो फर्स्ट फीटल जनरेशन बनी इनकी, गैमीट्स बनेंगे यहाँ पे,
सॉरी सॉरी, ये हाइब्रिड क्रॉस कराना तो मैंने क्या करवा दिया यार। एक मिनट। यहाँ पे जो ब्रॉड अब्डोमेन है वो कब आ सकता है? सॉरी ये क्या, ब्रॉड अब्डोमेन कब आ सकता है? ब्रॉड सॉरी लॉन्ग विंग कब आ सकता है आपके पास? या फिर तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, या फिर तो हेट्रोजाइगस आपके पास डोमिनेंट कंडीशन हो। इसी तरीके से ब्रॉड अब्डोमेन आपके पास कब आ सकता है? ब्रॉड अब्डोमेन आपके पास आ सकता है जबकि दोनों के दोनों आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो। ऐसे ही है। तो स्टेप वन में उन्होंने फर्स्ट जनरेशन बनाई, जितने भी ऑफस्प्रिंग थे, ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉस करवाओगे आपके पास इसके साथ, यहाँ पे आप क्रॉस करा सकते हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी देख लो, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देख लो। लेकिन क्योंकि हम जीन लिंकेज कर रहे हैं तो क्या हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। मतलब कि हम ये इसको उन्होंने क्रॉस करवाया इसके साथ, ठीक है, ये उन्होंने क्रॉस करवाया। अब यहाँ पे कितने टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n। कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है? 0। तो कितने बनेंगे आपके पास? एक ही आपके पास टाइप ऑफ गेमीट बनेगा जो कि आपके पास क्या होगा? एल बी। यहाँ पे बनेगा एक ही टाइप का गेमीट एल बी, ये वाला। आप इसको करो, एल बी 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 एल बी। यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, आप यहाँ पे खुद दे सकते हो, सारे के सारे बनेंगे बनेंगे ये वाले, राइट। हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास? जो फिनोटाइप आपको नजर आएगी वो क्या आएगी? सारे के सारे ड्रोसोफिला जो होंगे वो लॉन्ग विन के साथ होंगे और ब्रॉड अब्डोमेन के साथ होंगे। तो यही हुआ, सारे लॉन्ग विन के साथ ड्रॉ और ब्रॉड अब्डोमेन के साथ है। रिजल्ट शो डोमिनेंस ऑफ एल एंड बी जीन्स, ठीक है। अब उन्होंने इसी इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। अब कितने टाइप ऑफ गेमिट्स बनेंगे यहाँ पर बताओ? F2 जनरेशन में 2n कितने टाइप ऑफ हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है? 2। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इसलिए लेक्चर नहीं देखा तो आपने वो चीज़ मिस कर दी है। कितने टाइप ऑफ हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है आपके पास? 2। तो आपके पास कितने टाइप ऑफ गेमिट बनेंगे? टोटल टाइप ऑफ जो बनेंगे आपके पास, बनेंगे आपके पास 4। अब इसको करके देख लेते हैं। देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ मिल सकता है, और कैपिटल एल जो है स्मॉल बी के साथ मिल सकता है। कैपिटल एल जो है वो स्मॉल एल जो है कैपिटल बी के साथ मिल सकता है, स्मॉल एल स्मॉल बी के साथ मिल सकता है। ये 4 टाइप ऑफ आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब पॉइंट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों सेम है तो 4 टाइप ऑफ। अच्छा, जब तक मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ड्रोसोफिला के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया पिछले लेक्चर्स में। ड्रोसोफिला में न्यूक्लियस सेल वाले चैप्टर में, ड्रोसोफिला के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं या 8 क्रोमोसोम है सिर्फ? पी में कितने क्रोमोसोम है? अब ये वाली चीज़ें जो कि फ़ौरन फ़ौरन पता होनी चाहिए, फ़ौरन फ़ौरन आंसर। पी के पास आपके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम? ड्रोसोफिला के पास आपके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या 8 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इस तरह से याद रखते हो, ओके। अल्लाह भला करे भाई, कौन सा कलर ये यूज़ करते हैं। अब अब देखते जाना है भाई आपने। देखो भाई, तल का ऑमलेट बनाता हूँ अब, देखते जाओ। अब आपने बस देखते हैं हमारे पास कितने परसेंट जो है डोमिनेंट को शो कर रहे हैं, कितने परसेंट रिसेसिव को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम टोटल हमने देखना है कितने परसेंट डोमिनेंट को शो कर रहे हैं, कितने परसेंट रिसेसिव को शो कर रहे हैं। डोमिनेंट के साथ कौन शो कर रहे हैं आपके पास? जो पेरेंटल टाइप थी वो सारी की सारी डोमिनेंट के साथ थी। 1 2 3 4 5, मैं इसको कॉइन कर देता हूँ, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है डोमिनेंट के साथ शो कर रहा है। कितने आपके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव के साथ शो कर रहा है, वो देख लेते हैं। 1 2 3 3। कितने आपके पास अम, दूसरा रिसेसिव और पहला डोमिनेंट के साथ शो कर रहा है? 1 2 1 2 3। ये आपके पास रेशो निकले 9:3:3:1। अच्छा, अब ये वो रेशो थी जो कि मॉर्गन ने सोची थी कि आएगी उसके पास, क्योंकि वो यही थे ना, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमारे पास यही चीज़ थी। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने यही कहा था कि आपके पास डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर जीन्स रेंडमली असॉर्टमेंट होती है तो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स के बारे में ये रेशो होनी चाहिए, 3:9:3:3:1। एम आई राइट? लेकिन ये आई नहीं। मसला ये था, ये आई नहीं। आपके पास मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया F1 जनरेशन में ही, F1 में, ये तो F2 में आ गया ना। मॉर्गन ने F1 में ही ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी आपके पास वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये क्या रेशो है 1/3, 3/4, सॉरी, हाँ, 3/4 जो है आपके पास लॉन्ग विंग के साथ और ब्रॉड अब्डोमेन के साथ, और 1/4 वेस्टिगल और नैरो या फिर तो नैरो अब्डोमेन के साथ है, हाँ। लेकिन रिजल्ट जो थे वो ये थे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही अपेयर हुई थी, नई कॉम्बिनेशंस अपेयर नहीं हुई थी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था, ये देखो ना, F1 जनरेशन में हमने क्या किया है, F1 जनरेशन में सारी की सारी पेरेंटल थी, F1 जनरेशन में सारी पेरेंटल थी, ठीक है, लॉन्ग विंग और ब्रॉड अब्डोमेन के साथ। अब इसका रिजल्ट ये था कि जो रेशो थी ना वो 9:9:3:3:1 को नहीं ऑब्जॉर्व फॉलो कर रही थी। हालांकि मॉर्गन ने यही डिसाइड सोचा था कि भाई ये रेशो होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने निकाली, लेकिन नहीं है, नहीं थी। ये वॉयलेशन थी किसकी? मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। ये जो जीन्स थी जो कि प्रेजेंट थी ऑन सेम क्रोमोसोम्स, वो फिजिकली लिंक्ड हैं, इसका मतलब, जिसकी वजह से वो असॉर्ट हुई ही नहीं थी इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। ये मसला हो गया था। ठीक है, तो सादी ज़ुबान में ना, सादी ज़ुबान में आपको बताता हूँ कि ये रेशो बन रही थी, ये रेशो आनी चाहिए थी, जो कि अभी हमने निकाली लेकिन नहीं आई। मॉर्गन ने ये देखा ना, तब उसको नहीं पता लगा। एक बेसिक पन्नेट स्क्वायर जो है ना, वो सफिशेंट नहीं है टू प्रॉपरली डिटेक्ट जीन लिंकेज इन रियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो लाइक ये रेशो जब नहीं आई तो आपके पास ऑफ कोर्स इसका मतलब जीन्स आप में सेपरेट ही नहीं हुई, जीन्स एक साथ अपेयर हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा पेरेंटल आपके पास टाइप्स मिली हैं देखने को, और रिकम्बिनेंट टाइप्स आपके पास कम मिली है देखने को। अब इसको प्रूव करने के लिए ना मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस उसने करवाया। F1 जनरेशन में ये हमारे पास आई थी ना, ये आपके पास आई। अब उसको टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए अभी हम ऊपर आए हैं, हमने टेस्ट क्रॉस करवाया था ना, अब इसको उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया इसके साथ। ठीक है, जैसे एक बार हम ऊपर करके आए। अब अगर तो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग थे वो रेशो शो किया, अगर इन्होंने रेशो शो करें 1:1:1:1:1, इसका मतलब है कि मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन बने हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है। ये रेशो आनी चाहिए इस क्रॉस में। अगर ये रेशो नहीं आती, ठीक है, मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया था इन रियलिटी, उन्होंने ज़्यादा नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप उनकी आई थी और फ्यूअर रिकॉम्बिनेंट टाइप आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया था कि जीन्स आर लिंक्ड, और फिर लिंकेज ग्रुप और क्रॉसिंग ओवर को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर लिंकेज? क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स। इसको सारा आप पढ़ लेना, इसको ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। हाई रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वीक जीन्स, लोअर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग जीन्स। ऑन जेनेटिक लेवल और ह्यूमंस आर मोर देन 99% आइडेंटिकल, ये चीज़ भी हमने याद रख लेनी, आई थिंक बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में है। तो ये भाई साहब हो गया सारा का सारा, ईच एंड एवरीथिंग। तो मॉर्गन ने इस तरह से जो है जीन लिंकेज ग्रुप को डिस्कवर किया था। और इसकी वजह से थॉमस हंट मॉर्गन को वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन
ठीक है। अच्छा, उनको नोबेल प्राइज़ सिंगल लिंकेज एक्सपेरिमेंट की वजह से सिर्फ नहीं दिया गया था। इन्होंने अपने इनका, क्योंकि ये बहुत अहम रोल था क्रोमोसोम, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया था द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी, ठीक है, विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, तो इतने सारे काम विद करने के बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कोई एक रीज़न नहीं थी कि इस रीज़न की वजह से मिला, लेकिन ये एक उनका लाइक काम का और उनके एक्सपेरिमेंट, उनकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट में से एक है कि लाइक उन्होंने ड्रोसोफिला में जीन लिंकेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि क्यों आपके पास रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी ये नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, जो है आपके पास वट 3 टाइप ऑफ ना क्रॉसेस आप पढ़ोगे। अब अगेन मैं ना आपको बस दूसरे मॉर्गन रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी नहीं पढ़ा रहा, वरना वहाँ पर आपके पास मॉर्गन ने आपके पास रेसिप्रोकल क्रॉस भी करवाया था। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेस्ट क्रॉस तो आपने कर लिया ना, टेस्ट क्रॉस की आपको समझ आ गई। एक और क्रॉस होता है, उसको कहते हैं बैक क्रॉस। जो आपकी बुक में ये 3 तरह के क्रॉसेस का जिक्र है, बैक क्रॉस, और एक और क्रॉस है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। समझो, बैक क्रॉस होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दोबारा से आप उसको क्रॉस कराओ एक ऑफस्प्रिंग को अपने एक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स के साथ। द क्रॉस बिटवीन एन ऑफस्प्रिंग एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट इज बैक क्रॉस। क्रॉस बिटवीन इट्स बैक क्रॉस। आप ऑफस्प्रिंग आगे आना चाहिए ना, ऑफस्प्रिंग आपस में फिर क्रॉस करवाओ और सेल्फ फर्टिलाइज कराओ और फिर आगे जाओ F2 में जाओ, लेकिन बैक जा रहे हो, दोबारा से उनको पेरेंटल टाइप के साथ क्रॉस करवाना चाह रहे हो, तो ये होता है बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस है जब आप स्वैप कर देते हो रोल ऑफ मेल एंड फीमेल पैटर्न इन जेनेटिक क्रॉस टू सी इफ द रिजल्ट आर सेम। ठीक है, अगर अच्छा ये रेसिप्रोकल क्रॉस आप करवाते हो कि ट्रेड को देखने के लिए अगर वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ, मैंने एक क्रॉस करवाया, मैंने कहा कि मेल को मैंने रख दिया ब्लैक और फीमेल को रख दिया मैंने लाइट कलर, मैंने क्रॉस करवाया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये स्किन कलर जो है ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब कि क्या ब्लैक कलर इन मेल उसका पैटर्न डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर इन फीमेल। मैं ये देखना चाहता हूँ। अब जब मैं ये देखना चाहता हूँ ना कि क्या सेक्स इस जीन के ट्रेट के इनहेरिटेंस को इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तब मैं रेसिप्रोकल क्रॉस कराता हूँ। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या कराऊंगा, मैंने पहले लिया था मेल को ब्लैक लिया था, फीमेल को लाइट लिया था, अब मैं फीमेल को ब्लैक लूँगा, मेल को लाइट कलर लूँगा। अब मैं क्रॉस करा के देखूंगा क्या ऑफस्प्रिंग में मेरे पास क्या मुझे रिजल्ट देखने को मिलता है। दैट्स रेसिप्रोकल क्रॉस। इसकी डेफिनेशन लिख देना, व्हेन यू स्वैप द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन जेनेटिक क्रॉस टू सी इफ द रिजल्ट आर सेम। और ये क्यों करवाते हो आप, टू सी इफ द ट्रेट इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और नॉट। ठीक है, तो ये था आपके पास सारे का सारा लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मज़ीद आगे चलेंगे, और सबसे पहले तो हम जो लॉ मेंडल की एक्सेप्शन है दो हमारे पास जो रह गई है अभी, डोमिनेंस से रिलेटेड, डोमिनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, ओवर डोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, को डोमिनेंस को, ओवर डोमिनेंस को, फिर हम आगे चलेंगे और मज़ीद इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।